ये नेशनलिज्म का बहुत सारा कारण देख रहे थे कि इंडियन जो नेशनलिज्म था वो तो ब्रिटिश शासन का ही परिणाम था, वो उसके कारण पैदा हुआ था या उसके खिलाफ जो रिएक्शन हुआ था उससे पैदा हुआ था, या तो ब्रिटिश शासन से पैदा हुआ। तो ब्रिटिश शासन से पैदा हुआ क्योंकि ब्रिटिश शासन जो था वो सारा भारत को जकड़ा हुआ था, और रिएक्शन क्योंकि सारे के सारे लोगों का जो ग्रीवांस था सारे इंडिया में वो करीब करीब एक जैसा। फिर ये भी दिखाए थे कि इस टाइम में कुछ इंडिया का पास्ट के बारे में कुछ ऐसा बात आने लगा, जैसे एक एग्जांपल इस टाइम के लिए ले सकते हैं दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती ये आपको पता है आर्य समाज बनाए, और आर्य समाज बनाने के बाद ये भी बोले कि वेदों की ओर चलो, बोले वेदों में सब कुछ बेहतर है। तो ये जब कांग्रेस के ठीक पहले कुछ एवी विलियम जोन्स का नाम दिए थे, मैक्स मूलर का नाम दिए थे, ये लोग इंडोलॉजिस्ट हुए। तो इंडोलॉजिस्ट हुए ये लोग भारत ये जो इंडिया के लोग बिल्कुल इस मतलब जब अंग्रेज लोग आ गए तो इंडियन के लोगों का एक इन्फीरियरिटी था अंदर में। इन्फीरियरिटी ये था कि हमारा जो जाति है उसमें ही कुछ कमी है, और वो लोग भी इस मिथ को फैलाया अंग्रेज लोग कि इंडिया पर तो इस मिथ को फैलाया कि इंडिया तो हमेशा ही गुलाम रहा है, इंडिया को तो एक ऐसे लोग हैं कि जिनको प्रोटेक्शन चाहिए, इस तरह का मिथ को फैलाए। लेकिन जो ये बात उठा कि ये जो यूरोपियन लोग हैं, आज के यूरोपियन लोग, वो लोग और इंडियन लोग एक ही जगह से निकले हुए हैं, इससे इंडियन लोगों का कुछ कॉन्फिडेंस आया। और एओयू, तो एओयू अंकित ऐसा बोला जाता है कि एओयू के पास डेटा था कुछ, उनके पास डेटा क्यों था? हाँ ठीक, वो आईसीएस ऑफिसर थे, और डेटा रणवीर कैसा डेटा था, क्या बोलता था डेटा? डेटा पता था कि कहाँ मतलब डिसर्टिफाइड कैसे है, कैसे मतलब मूवमेंट होने वाला उसका था। सर 1857 में जो 1857 के याद ताजा था, तो ये था कि इतना मतलब इतना ऐसा ना हो जाए कि फिर वही वाला घटना दोबारा हो जाए, तो इसीलिए उसको जो पेंटअप इमोशंस थे उसको निकालने का काम कर रहे थे। तो देविका, कांग्रेस जब बना तो वायसराय कौन था? ये डफरिन। डफरिन, डफरिन से पहले और रिपन से पहले लिटन। हाँ, तो डफरिन, तो डफरिन के समय याद होगा म्यांमार पर कब्जे जमा लिए थे, है ना? तो हम लोग ये बात किए थे कि शुरू में चूंकि एओयू इसके संस्थापक थे, इसीलिए कुछ सरकार का शुरुआत में जो रवैया था कांग्रेस के लिए वो ठीक था, एकदम शुरुआत में। कुछ सरकारी ऑफिसर भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किए थे, बताया था 100 लोग पार्टिसिपेट किए थे, इसमें से कितनों को मेंबर्स का दर्जा मिला? 72। तो इसमें से 72 को दर्जा मिला, इसमें कुछ सरकारी ऑफिसर भी आए थे भाग लेने के लिए। तो निखिल, मॉडरेट्स क्या चाहते थे? मॉडरेट्स मतलब ब्रिटिश शासन में विश्वास करते थे, और वो अपना जो भी रिफॉर्म्स चाहते थे वो पिटीशन के थ्रू चाहते थे, पिटीशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मेजर्स के फॉलो करते थे। हाँ ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मेजर फॉलो करते थे, काम करने का तरीका कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आप लोग बिल्कुल क्लास नहीं आते ना? हाँ क्यों? नहीं ऐसे नहीं है, आप लोग तो पहले ही बोल दिए थे ना कि इकोनॉमिक्स में आप लोग को तो मना नहीं किए थे। अब जो जिस दिन मना कर रहे थे वो बाकी सबको मना किए थे, आप लोग स्पेशली हमको लगता है, हम बोले थे कि आप लोग आएंगे, आप लोग लेट से ज्वाइन किए हैं, इकोनॉमिक्स जो खत्म किए ना, नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे। हाँ आ जाइएगा, मतलब उसको फिर से ऐसा मत कीजिएगा। हाँ, और इकोनॉमिक्स का अभी ट्रेंड चल रहा है, यूपीएससी में ट्रेंड चलता है हमेशा, कभी हिस्ट्री का चलता है, कभी इकोनॉमिक्स का ट्रेंड में है अभी। ये वाला क्लास का वीडियो देख लेंगे
वीडियो तो नहीं है, ऑडियो चला गया है, ऑडियो सुन लीजिए। हाँ मनी तुम लोग को करवाया है। हाँ मनी तो फिएट और ये सब हाँ वो सब आप लोग तो करवा चुके थे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी में आप लोग आ जाइए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है अच्छा छोड़ो, क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा मेरा डेटा जाता है। हाँ आगे बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें काम करते थे और इनका कुछ डिमांड्स था। तो डिमांड्स था वो बहुत सारे के डिमांड्स थे। अगर पॉलिटिकल में बात करें तो ये चाहते थे कि इंडियंस लोगों को जो काउंसिल्स हैं, काउंसिल्स इंपीरियल काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव और एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स, इनमें इंडियन लोगों को का संख्या बढ़ा दिया जाए और साथ ही साथ इनको अधिक ज़्यादा दिया जाए। ठीक, डिमांड ये था। फिर इनका कुछ डिमांड इकोनॉमिक था। इकोनॉमिक में था जैसे कि वो कपड़ा पे जो टैक्स इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने का था, और ये भी डिमांड था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कि इंडियन ऑफिसर जो है वो इंडियन हो, हाँ इम्यूनाइजेशन भी करना चाहते हैं। हाँ या फिर लोअर लेवल पे थोड़ा पेमेंट बढ़ा दो। ठीक, तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनके कुछ डिमांड्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स थे। और ये मानते थे कि सब बीमारी ठीक हो जाएगा। मनीषा, ये सब बीमारी ठीक हो जाएगा ऐसा ये किसके ऊपर इतना भरोसा करते थे? ये मॉडरेट्स। पूजा? हाँ सौरभ। सर ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब जो लंदन में जनता पे, ब्रिटिश जनता पे, ब्रिटिश जनता पे, ब्रिटिश ब्लड पे भरोसा था इनको। ठीक, उसकी पार्लियामेंट पे भरोसा था। तो किससे इनको प्रॉब्लम था? कौन इनका रास्ता में रोड़ा था? ज्ञानी, ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेसी। ये सोचते थे कि वहां बात पहुंचा देंगे, वहां पार्लियामेंट में बस सब ठीक हो जाएगा। तो इनका सेंस ऑफ जस्टिस, मतलब ये सोचते थे क्या लोग हैं, कितने न्यायप्रिय है। वहां से हम लोग का तकलीफ वहां तक पहुंचने नहीं जाता है। पिटीशन देते यही बीच में खा जाता है, पिटीशन वहां तक जाता नहीं है। तो हम लोग को वहां पहुंचाना है, तो पहुंचाना है तो वही पहुंच गए। अब इसे कौन पहुंच गया? वही। हाँ अंकिता, दादा महेंद्र जी, दादा महेंद्र जी जाके क्या किया है? वहाँ पे स्टूडेंट एसोसिएशन में वही गए, को लेके इनकम वहाँ की मार्केट कहाँ जनता जा रहा है? थी, उसको और भी कुछ? हाँ बोलिए। सर इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन लड़ा। हाउस ऑफ लॉर्ड ये कॉमन्स मेंबर्स बने, वैक्सीन वैक्सीन निकाले, इंडिया में वैक्सीन और निकाले। हाउस में हाँ, तो वो हाउस ऑफ कॉमन्स हो गए। बचाते थे वहाँ पे भी हो कांग्रेस का कांग्रेस का कमेटी, अधिवेशन 92 में लेकिन नहीं चुनाव हो गया था। हाँ मीटिंग में होने वाला था। हाँ, मीटिंग, मीटिंग। कमेटी तो बना था, कमेटी वहाँ पे था। तो ये लोग जो थे वो वहाँ तक बात पहुँचाना चाहते थे, और इनका जो नीति था वो प्रेयर एंड पिटीशन। ठीक, प्रेयर, इसको 3P भी बोलते हैं, प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट। लेकिन ये प्रोटेस्ट वाला जो है, ये प्रोटेस्ट भी प्रेस में ये ठीक नहीं हो रहा है, बस ये गलत है, इस ऐसे होना चाहिए। तो इनका ये तरीका था काम करने का। मॉडरेट्स, तो मॉडरेट्स हमको लीडर्स का नाम जानना है। पूजा, एक दो लीडर का नाम बताइए। हाँ बोलिए, पूरा याद करेगी। हाँ बोलिए। सुरेंद्र के बाद तो बंद ही कर दी। हाँ सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हाँ 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 मनीषा, आप दो नाम आप बोलती है, बोल दी। मतलब मेन तो बोल ही दी। अब जितना पीछे का ऐसा बोल दो। नहीं सब अच्छा बोलिए। एक रुक जी, दीनसा वाचा, रणवीर, फिरोज साहब है था। फिरोज साहब मेहता, और कोई है? तीन बार हो गया, दीनसा वाचा हो गया। हाँ गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। केटी तलक ये सब भी तो होगा ही ना सर। केटी तलक ये सब। अच्छा उनका नाम ऐसे सुनते नहीं है, जितना सुन रहे उतना नाम ठीक। तो ये जो है ये सारे के सारे लोग तेलंग कब लिखा था ये? वो तो दूसरी जगह, मतलब हमको लगा इतना ही वाले का दूसरा जगह का। आर्टिस्ट नेशनलिस्ट जो था तब तो उनके के मॉडरेट थे। हाँ लेकिन नहीं ऐसे काम नहीं करते हम लोग। पढ़ते समय स्पेसिफिक में रहते हैं। ऐसा ना हो कि आपको कहीं लिख दे और उसके बाद वो खुद जो पढ़ने वाला है विकिपीडिया ढूंढ रहा है कि सही लिखा है गलत लिखा है। वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ महादेव गोविंद लगा थे। हाँ उनका नाम आएगा। अच्छा आगे बात करें। देखिए मेनली ये लोग जो आके उसे नाम दिए ना, मेनली ये लोग सोशल रिफॉर्मर्स थे। शुरुआत वाले जो है ना सोशल रिफॉर्मर्स थे। अच्छा आगे बात करें तो ये मॉडरेट्स थे। मॉडरेट्स
मॉडरेट्स जो थे वो काउंसिल को बढ़ाना चाहते थे, तो कुछ लोग कांग्रेस में ही बोले कि वहां घुसना चाहते हैं, सेल्फिश है। कुछ लोग बोले कि काउंसिल बढ़ा क्यों रहे हैं, सीट मिल जाएगा वहां पे बैठने का, पार्लियामेंट्रियन हो जाएंगे, एमपी हो जाएंगे, एमपी बन वहां पर बहस करेंगे, नाम होगा। ये सब वे लोग जो है पदों के भूखे हैं। ये ऐसा लोग कांग्रेस के अंदर से बोलने लगे कि ये तो पदों के भूखे लोग हैं। ठीक, तो ये 3 दिवसीय तमाशा कौन बोला सर? सर ये कांग्रेस आवाज पता है? नहीं, नहीं, अश्विनी कुमार दत्त। कौन बोला कांग्रेस इज अ बेगिंग इंस्टीट्यूशन, भिक्षुक संस्था है, सिप्रा? नहीं। हाँ, कौन बता रहे हैं? बोलिए। नहीं, विपिन चंद्र पाल, सुजाता। हाँ, पिछला बार लास्ट में बोल दिए थे। अच्छा, कौन बोला कि बैठक के तरह टर्राने से कुछ नहीं होगा? हम बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ये तो तिलक। तो बबल वाले तो लाला लाजपत राय का कहना था कि ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। आरसी दल सर लेफ्ट विंग करते हैं। हाँ, आरसी दल वो तो इकोनॉमिस्ट थे। अभी लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, अभी बिल्कुल नहीं आएगा। तो 17 आने दीजिए। सर ये सब जो बोले सही से है नोट्स में है बेटा, फोटो खींच लीजिएगा। अगर नहीं नोट्स चाहिए तो फोटो खींच लीजिए, एक ही जगह पे। इसके फायदा है कुछ। अच्छा, ले लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, बुक में नहीं है, बुक में नहीं है। ये सब बात जो हम बोल रहे हैं ये सब नहीं है। और ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये मेंस में लिखने का काम आएगा ये सब, खास करके। हाँ, कर्जन वाला है, कर्जन वाला जो बताया, कर्जन वाला है। अच्छा, तो अब ये न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड कौन लिखा, कौन बता रहे हैं? बोलिए। नहीं, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। गांधी जी। नहीं, ये समझ नहीं। ये कहाँ पता है? नहीं बता। अच्छा, नहीं बताए। ये अरविंदो घोष इसी में ये बोले थे कि ये दिस डिमांड्स आर प्लेइंग विद बबल्स। बोले थे ना कि बुलबुलों से खेल रहे हैं। ये न्यू लैम्प, हाँ, ये इंदु प्रकाश नाम का एक मैगजीन था, इंदु प्रकाश, उसी में ये लिखे थे न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड्स। लैम्प LAMP, लैम्प, लालटेन। हाँ, इंदु प्रकाश मैगजीन का नाम है। उसमें एक टाइटल था इनका, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। इसमें बोलते हैं कि प्लेइंग विद कांग्रेस डिमांड इज प्लेइंग विद बबल्स। पोल्स है क्या? पोल्स ओल्ड्स, OLDS, ओल्ड्स। तो कांग्रेस के अंदर ही एक ग्रुप धीरे धीरे डेवलप होने लगा। एक ऐसा हम पार्टी देख रहे हैं, एक ऐसा पार्टी देख रहे हैं कांग्रेस। वो कांग्रेस पार्टी काउंसिल बना है। ये कांग्रेस पार्टी काउंसिल यहाँ भी बनाता है, मद्रास काउंसिल और बॉम्बे काउंसिल। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग ऐसा बोलना शुरू कर दिए हैं कि आप लोग पदों के भूखे हैं, आप लोग 3 दिन के काम करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, और कुछ जनता को लेकर के कुछ प्रोग्राम करना पड़ेगा। मॉडरेट्स तो मॉडरेट्स और यहाँ एक्सट्रीमिस्ट, थोड़ा कंपेयर कर रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट। तो मॉडरेट्स जो थे, वो मॉडरेट्स ब्रिटिश नेशन में भरोसा करते थे, बिलीव इन ब्रिटिश नेशन। इनको कोई भरोसा नहीं था। दे डोंट बिलीव इन ब्यूरोक्रेसी, इनको भी नहीं। अगला, आर्म्स, नो। यहाँ डिफरेंस आया है, ठीक। क्या जन आंदोलन चलाया जाए, मास मूवमेंट? नो। यस, जनता रेडी है, ठीक। तो जनता को साथ लो और हम आंदोलन चलाएंगे। तो आखिरकार क्वेश्चन ये उठता है कि इस टाइम में एक सेक्शन
एक्सट्रीमिस्ट क्यों हो गया? ठीक, मॉडरेट्स है, सारे के सारे मॉडरेट्स है, एक सेक्शन क्यों एक्सट्रीमिस्ट हो गया? तो उसके पीछे कुछ रीजंस है। रीजंस जो है, एक तो मैंने अपना देश का रीजन बताया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आया इस टाइम में, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हम लोग कुछ है, हम तो दयानंद सरस्वती का पहले नाम ले लिया है, लेकिन इस टाइम में विवेकानंद का नाम लेंगे। विवेकानंद 1893, ठीक, 1893 शिकागो, और शिकागो का भाषण सारी दुनिया चकित है एक आदमी से कि इतना ज्ञानी कहाँ से है उस देश में जिसको हम लोग बहुत ही पिछड़ा देश सोचते हैं। और इंडियन लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया, हमारा देश में कुछ है। और ये विवेकानंद बोले कि हम कोई नया ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम तो वेदों का ज्ञान ही आपको बांट रहे हैं। वो बोले कि हम वेद का ही बात आपको बता रहे हैं, इसका मतलब कि हमारे पूर्वज कुछ थे। हम ये बात बार बार बोलेंगे आपको कि हमारे लोग शुरू में जब गुलाम हो गए थे तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही लो था, मान के चलते थे हम में ही कुछ कमी है। देखिए एक ना कुछ चीज साइकोलॉजिकल ही है। ये दलित कम्युनिटी जो है, जब इनको बहुत दबा कुचला दिया जाता है तो कई बार वो जो अपर कास्ट का वैल्यू ले लेते हैं, यानी वो सोचते हैं कि दलित लोगों का सही में कुछ कमी है। ठीक, जब वो उनको थोड़ा सा प्रमोट कर देंगे तब जाके मीथ टूटता है उनका। हम भी ऐसे ही सोचना शुरू कर दिए थे कि इंडिया में बेकार, रेसी खराब है, तो रेसी खराब है, और हम लोग हर चीज में अंग्रेजों का नकल करना शुरू कर दिए थे शुरुआत में। हम एक्चुअली थोड़ा सीक्वेंस में आप लोगों को नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर भी हम उसको रेफरेंस देकर बता दे रहे हैं। हम लोग हर चीज में ब्रिटिश लोग का नकल करना शुरू कर दिए थे। बंगाली भद्र लोग, अब ये लोग यहाँ पर क्या करें कि पढ़ना लिखना शुरू किए तो अब ये अंग्रेजी ही बोलने लगे, इतना इम्प्रेस्ड है। साथ ही साथ दारू पीना बहुत अच्छा बात होता है, तो दारू भी पीना शुरू किए, मतलब एक आंख बंद करके नकल कर रहे हैं। और साथ ही साथ गाय खाना भी शुरू किए। ठीक, ये हिंदू बंगाल में जहाँ पर सबसे पहले अंग्रेज लोगों का प्रभाव हुआ, यहाँ पर ये भी बात हुआ, यानी कि यहाँ पर लोगों से अक्सर इंफीरियरिटी है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनका सब चीज अपना लेंगे। ये पुराना टाइम था, यहाँ बदल गया। विवेकानंद जब आए तो लोगों को लगा नहीं, हमारा पास्ट बहुत अच्छा है। ये प्रदूषण है, नया थॉट। अंग्रेजी जो है ये पोल्यूशन है, वो हमारा पूरा इंडियन लाइफ को पोल्यूट कर दिया। और ये बोलने में सबसे आगे था अरविंदो घोष। बोलते थे कि ये जो इंडियन लाइफ है उसको ब्रिटिश लोग पोल्यूट कर दिए। ठीक, तो विवेकानंद आए। फिर बंकिम चंद्र चटर्जी एक बुक लिखे, 2 बुक, एक तो कृष्ण चरित। तो कृष्ण चरित लिखे, इसमें वो कृष्ण को एक अच्छा योद्धा, एक अच्छा राजनीतिज्ञ, एक डिप्लोमैट के रूप में पेश किया। देखिए, इसको समझने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, आप अपना लाइफ से रिलेट करेंगे तभी होगा। कभी आप बहुत ही डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो अपने आप को दिलासा देने के लिए ना आपको अपना पास्ट अचीवमेंट से आता है, हम वो भी काम किए थे। ठीक, अगर ऐसा आपको याद आता है, ढूंढ रहे हैं, डिगिंग, तो वो काम हम भी कर रहे हैं। हम क्या हमारा कोई हीरो है क्या, इंडिया में कोई अच्छा आदमी हुआ है? तो ये बंकिम चटर्जी बोल रहे हैं, हाँ कृष्ण हुआ है। ठीक, कृष्ण को महिमा मंडित की तो लोगों का थोड़ा भावना आया। आनंद मठ में वो वंदे मातरम लिखी, वंदे मातरम। हाँ, आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर बना हुआ एक कहानी है, इसमें वो वंदे मातरम लिखे। तो इसके अलावा यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी भी आई। थियोसॉफिकल, इंग्लिश में लिखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये सोसाइटी बना तो था अमेरिका में, लेकिन एनी परसेंट यहाँ पे थी।
तो थियोसॉफिकल सोसाइटी भी इंडियन कल्चर को बहुत ऊंचा देखता है। आप फिर से वापस आइए मॉडरेट्स, रानी विक्टोरिया की जय। ठीक, हम क्या है, तो हम तो इनके प्रजा है और भगवान की असीम कृपा है कि अंग्रेजों को भारत पे शासन करने के लिए भेज दिया है। भारत पर वरदान है अंग्रेजों का शासन। एक थॉट। दूसरा थॉट, अरविंदो घोष। अरविंदो घोष, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हैज करप्टेड आवर सोसाइटी, आवर लाइफ। इस इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं अपनी भूमि को, जन्मभूमि को अपनी मां मानता हूं। ठीक, नया थॉट। और वो उधर में दयानंद सरस्वती तो थे ही थे, और इधर में विवेकानंद और बंकिम चटर्जी, ये लोग एक नया जान फूंक दिए। लेकिन इसका देखिए, अभी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है, लेकिन ये सब चीज का ना खराब इफेक्ट कई बार होता है। इस सब चीज का ये अभी अच्छा इफेक्ट दिखेगा। खराब इफेक्ट कब शुरू होगा, जब अब ये सोचने लगेंगे कि हम ही दुनिया में सबसे अच्छे हैं। हाँ, अब इसके बाद शुरू हुआ, वो आज तक चल रहा है। ठीक, वो कोई अभी तो पेपर थोड़ा हम भी छोड़ ही दिए है, लेकिन कोई हमारा मंत्री या कोई बोल दिया कि इंटरनेट तो उस जमाना में भी था, वेद में भी था, वेद में भी था, संजय और धृतराष्ट्र वाला। अब ये जो है ना, अब ये जिंगोइज्म हो गया, अभी पैट्रियोटिज्म चल रहा है, अभी जिंगोइज्म होगा, हम ही सबसे आगे हैं। तो ये बात का साइड इफेक्ट है। एक बात और भी यही बोल दें कि ये सब बातें जो हम बता रहे हैं, कृष्ण चरित्र, वंदे मातरम, माँ की वंदना, इस्लाम के हिसाब से किसी के आगे नहीं झुकना है, लेकिन वंदे मातरम माँ के सामने झुक रहे हैं। ठीक, कृष्ण चरित्र हो गया, अरविंदो घोष, मैं अपनी जन्मभूमि को अपनी माँ मानता हूँ। माँ मतलब मूर्ति का कल्पना आ गया। देखिए, ये शुरू में ये लोग ऐसा बोले, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट हो गया। मुस्लिम लोगों को लगने लगा ये हिंदू नेशनलिज्म है। इट इज नॉट नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म, इट इज हिंदू नेशनलिज्म। नया चीज, मतलब ये सेंसिटाइजेशन का प्रॉब्लम है। मतलब कि हमारे जो शुरुआती लीडर है, ये नहीं समझ सके कि ये जो हम लोग बोल रहे हैं, इससे हमारे साथ मुस्लिम नहीं जुड़ पाएंगे, दिक्कत होगा। ये बाद में आपको ये सब समझना पड़ेगा कि इंडियन कम्युनलिज्म का क्या कारण था। ये सब भी कुछ कारण थे। ये तो सर आपने कहा सिंपल सा बात है, जैसा वो जिएगा तो वैसा ही बात होगी। हाँ, लेकिन जब एक जगह में आप ऐसा जगह में रहेंगे ना, जहाँ पे ग्रुप हो, तो आपको थोड़ा केयर करना पड़ेगा कि आपका बोली दूसरे पर क्या असर करता है। हम सोचिए यहाँ पे हमारा कम्युनिटी हो, मुस्लिम और हिंदू बराबर हो, तो दोनों को केयरफुल होना पड़ेगा कुछ भी बोलने में। ठीक, नहीं तो दूसरा एक ग्रुप जो होगा ना, वो सोचने लगेगा कि ये लोग कंप्लीट पक्का हिंदू है। अभी जैसे हम यहाँ पे बात कर दे कि यहाँ पे अगर हम केवल होली में और सब में छुट्टी करें और उसमें न करें, क्योंकि हमको तो वही दिखता है, हमको तो बाकी तो पता ही नहीं है, तो फिर वो लगेगा ना कि कम्युनल इंस्टीट्यूट है, ड्रीम है, हाँ कम्युनल हो जाएगा तुरंत। तो ये सेंसिटाइजेशन होता है ना, सोचना पड़ता है कि नहीं, ये यहाँ पे ये लोग उतना नहीं सोच पाए। ठीक, बाद में अभी हमारे लीडर सोच पाते हैं, बड़ा सधा बात बोलते हैं, अगर जो कम्युनल माइंडसेट के नहीं है। अच्छा, मोदी जी तो वही नहीं चर्चा करेंगे, रिकॉर्ड हो रहा है। गांधी जी का भी हमारा का बात है। हाँ, ये प्रॉब्लम था। गांधी जी बोलते थे कि वो गांधी जी बोलते थे राम राज्य आएगा। ठीक, और वो भी गाय को बहुत महत्व देते थे। रामचरितमानस की गीता की बात करते थे, हुआ। हाँ, लोग बोलते हैं, होता है। देखिए, गांधी जी का पर्सनालिटी में कुछ ऐसा जादू था ना कि उनको फिर भी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी लोग अगर बोलेंगे तो लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, आगे चले। दूसरा बात था कि इस समय सरकार जो थी वो रिएक्शनरी हो गई थी। इस टाइम में हम पढ़ा रहे हैं कि ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंट नेशनलिज्म ऐसे बोलते हैं। नाम पे कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा, वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड्स का अपना मीनिंग होता है। अभी बोलेंगे मिलिटेंट तो लोग बोलेंगे आतंकवादी, नहीं, मिलिटेंट आतंकवादी फाइटर होते हैं, फाइटर। तो ये हम लोग बोल रहे हैं मिलिटेंट नेशनलिज्म, हम नाम भी दे रहे हैं मिलिटेंट। मिलिटेंट मतलब मत समझिएगा कि वो भगत सिंह और ये मिलिटेंट नेशनलिस्ट है, नए लोग। हाँ, मिलिटेंट नेशनलिस्ट्स, दे आर एक्सट्रीमिस्ट्स। वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोल रहे हैं ना, तो आपको लगेगा कि नक्सल नहीं, ये भी एक्सट्रीमिस्ट ही है, एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं। इसमें आर्म्स अलाउड था क्या? नहीं,
बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल जिसके बारे में बता रहे गरम दल के लोग हैं, गरम दल के लोग को मिलिटेंट नेशनलिस्ट बोलते हैं। ये राष्ट्रवादी जो है फाइटर, ऐसे बोलेंगे कि फाइटर लोग है, ये उग्रवादी लोग है। ये उग्रवादी मतलब अरे घर में भी उग्रवादी होते हैं, देखिएगा छोटे छोटे बच्चे भड़क जाते हैं, हमेशा थोड़े कि वो, लेकिन अपना जो पोजीशन लेंगे हमेशा दूसरा टाइप वाला लेंगे। हाँ, विद्रोही स्वभाव वाले हैं ये। हाँ, कन्फर्मिस्ट, नॉन कन्फर्मिस्ट है ये। तो ये नॉन नाम से एकदम, जब तक हम टेररिस्ट नहीं बोले तब तक आप बिल्कुल समझिएगा कि लोग केवल उग्र है। मॉडरेट्स जो है बिल्कुल शांत स्वभाव के लोग हैं, और ये लोग जो है उग्र है। बात ये लोग करते हैं ऐसा कि ब्रिटिश राज्य में आग लगा दे, मतलब उनका मन खराब हो जाए, अरे कौन लोग है जो ऐसा बात बोल रहे हैं। हाँ, तो इस समय में जो पर्सन यहाँ पर मौजूद था वो था कर्जन, वायसराय कर्जन। 7 साल का इसका टेन्योर है। इस 7 साल का टेन्योर में हम देख चुके हैं कि तिब्बत पर अटैक किया था। तो तिब्बत पर अटैक किया था तो खर्चा तो वही होगा। एक तरफ तो हम लोग अफगानिस्तान में दिखाए थे ब्रिटेन, और ये भी खर्च हुआ होगा। तो तिब्बत पर अटैक को तो हम लोग देख चुके हैं, इससे पहले दिख गया तिब्बत को, लेकिन बाद में हुआ तिब्बत अटैक। फिर क्या, फिर ये इसका कभी कभी किसी पर्सन का नाम से आपको एलर्जी हो जाएगा, वो बोलता ही कुछ ऐसा होगा। अब जैसे मैक्सिमम हिंदू लोग वो वैसी है ना, वो सुन के बोलेंगे अरे तो बड़ा है। तो यहाँ पर ये जो इसका बोलते हैं कि अगर कर्जन बहुत खुश होगा तो वो इंडियन लोगों के बारे में ऐसा बात करेगा जैसे पालतू कुत्ता से बात करते हैं। बहुत खुश होगा तो कुत्ता जैसा मतलब जैसे कुछ काटते हैं हम, ठीक। बहुत खुश रहेगा। हाँ, बहुत खुश होगा तो नहीं तो बोलेगा कि इंडियन लोग सच के बारे में जानते क्या है। सच्चाई तो हमारे ब्रिटेन में है, यहाँ पर तो सच नाम का कोई चीज ही नहीं है, ठीक। ये जब नेगेटिव में जा रहा है तो, और पॉजिटिव में कुछ कार देगा वो। तो ये जो था ये बहुत बड़ा रेशियलिस्ट था। एक बनाया ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसमें प्रेस को प्रतिबंधित करने की कोशिश किया गया। कलकत्ता म्युनिसिपैलिटी एक्ट, इसमें क्या किया गया कि जो म्युनिसिपैलिटी कलकत्ता का था, ये म्युनिसिपैलिटी में इंडियन लोगों का संख्या को कम करने का कोशिश किया गया। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटीज एक्ट बनाया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, इसमें भी वो यूनिवर्सिटी पे नियंत्रण लगाने की कोशिश किया। इसके अलावा 1902 में एक दरबार हुआ था फिर से, तो दरबार हुआ था और 1897 से 1900 के बीच में भारत में बड़ा अकाल पड़ा था, जिसमें करीब 90 लाख लोग मारे गए थे। हाँ, पहले ऐसे ही लोग मरते थे। पहले अकाल तो हम लोग 60 तक फेस किया है। तो ये अब इससे प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, कलकत्ता म्युनिसिपैलिटी में इंडियन लोगों का भागीदारी कम किया, यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट का कंट्रोल करने की कोशिश किया। 1992 में दरबार हुआ था, और जबकि दरबार में बहुत पैसा खर्च हुआ था, और जबकि 97 टू 99 के बीच में 90 लाख लोग मारे गए थे। 1897 से 78-77 में जो दरबार लगा उस समय जो फेमाइट है उससे ज्यादा था रिसेंटली। हाँ, ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन इस समय भी देखिए यहाँ पर ये फेमिन था, वो रेगुलर फीचर था। अगर लोग बेकार का अगर पैसा खर्च करेंगे तो लोग यहाँ बोलेंगे कि हम लोग खाने का नहीं है और यहाँ पर दूसरा काम हो रहा है, तो असंतोष होगा। इसके अलावा और भी था, इस समय में अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा प्रॉब्लम था। लोग पढ़ तो ले रहे थे, तो शिक्षित बेरोजगार, नौकरी नहीं मिल रहा, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम था। अभी भी ये तो चलते ही रहेगा, ये नहीं खत्म होगा। पकौड़ा सब है। हाँ, पकौड़ा बेचना पड़ेगा, पकौड़ा बेचना भी तो एम्प्लॉयमेंट है। हाँ, तो हाँ, इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स हुए जो कॉन्फिडेंस ला दिए। इथियोपिया अफ्रीका का कंट्री है, काला कंट्री। इटली से लड़ाई हुआ और उस इटली की लड़ाई में इथियोपिया जीत गया, इटली हार गया।
1905 जापान और रसिया का युद्ध हुआ। जापान एशियन कंट्री और रसिया उतना बड़ा कंट्री, जापान जैसा छोटा कंट्री एशियन कंट्री से हार गई। तो हमारा एक न्यूज़पेपर लिखा कि जब जापान रूस को ढूंढ सकता है तो हम भी ये काम आसानी से कर सकते हैं, आइए अंग्रेजों को हम समुद्र में फेंक दें। हाँ, इस तरह का भाषा जो हो होने लगा था। ओपिया कब लड़ाई हाँ, ओपिया कब लड़ाई इथियोपिया वाला 1896 में हुआ है और 1995 में हुआ है। 1905 ठीक। अच्छा, तो अब हम सिचुएशन क्रिएट कर दिए कि एक्सट्रीमिस्ट लोग अभी ग्राउंड में दिखने लगेंगे, क्योंकि जनता बड़ी दुखी है और जनता कॉन्फिडेंस में भी है। भवानी मंदिर, कृष्ण चरित, वंदे मातरम, विवेकानंद, ये कॉन्फिडेंस में भी है। तो कुल मिलाकर के बिल्कुल माहौल ऐसा है कि एक नया वर्ग आएगा जो कि वो चाहेगा पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना। भवानी मंदिर अरविंदो घोष भवानी मंदिर में कुछ आर्टिकल लिखे थे, पत्रिका है। हाँ, भवानी मंदिर अरविंदो घोष का था, उसमें वो हाँ याद आया, भवानी मंदिर में अरविंदो घोष बोले ये मेरी धरती है, ये मेरा देश है, ये धरती का टुकड़ा नहीं है, ये मेरी माँ है। ठीक, वो जो हम बोले थे कि मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट आ रहा था। हाँ, तो अब इस समय में जो लोग लीडरशिप लिए तो वो उनको हम लोग जनरली जानते हैं, लाला लाजपत राय, पाल, बिपिन चंद्र पाल, लाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, और इसमें अरविंदो घोष को जोड़ दीजिए। अगर बोलेंगे तो अरविंदो घोष इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमिस्ट थे। ये लोग ब्रिटिश शासन को हटाना नहीं चाहते थे, ये लोग ब्रिटिश शासन में सुधार चाहते थे, ऊपर तीनों। ये ब्रिटिश शासन से पूर्ण मुक्ति चाहते थे अरविंदो घोष। अरविंदो घोष एक्सट्रीम लेवल के एक्सट्रीमिस्ट थे। तो ये 4 लोग का नाम खास है, इसके अलावा और भी लोग हैं, इसमें अश्विनी कुमार दत्त भी आएंगे, अश्विनी कुमार दत्त, जिनका नाम हम पहले ले चुके हैं। लाला लाजपत राय के बारे में हम पहले बोल चुके हैं। लाला लाजपत राय को तो भरोसा बिल्कुल नहीं था कि कांग्रेस हाँ, तो ये इनको तो कांग्रेस का भरोसा नहीं था। हाँ, ये बोलते थे कि कांग्रेस का निर्माण ही सत्यपाल के रूप में हुआ है। हाँ, तो अब आते हैं, स्टार्ट देखा जाए तो तिलक से हुआ है। तिलक क्या किए, महाराष्ट्र में इसी दौरान में महाराष्ट्र में टैक्स नहीं देने का आंदोलन चलाया, नॉन पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, और इनको कुछ मुद्दा पर ये बार जेल होता रहा। वो बाद में भी दिखा देंगे, एक बार खुदीराम बोस में भी हुआ, इनको सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने में इनको जेल भी हुआ। तिलक इसके बाद क्या किए, 1893 में एक शिवाजी महोत्सव शुरू किया, शिवाजी महोत्सव, और 1896 में गणेश उत्सव। ये सब तरीका था। 93 में शिवाजी महोत्सव, 1896 में गणेश महोत्सव। ये स्वदेशी जो उत्सव है ना, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर के हम मूव कर रहे हैं देश में। हमारा देश अच्छा है, शिवाजी का नाम महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, तो शिवाजी का नाम से लोगों को यूनाइट करने की कोशिश किए और लोकल कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश किए, और ये गणेश उत्सव भी शुरू किए। ये इनका पेपर का नाम था मराठी और केसरी, 2 पेपर था इनका एडिटर थे। तो ये एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। हम थोड़ा सा और केसरी पेपर का नाम। चलिए, यहाँ से तो आगे बढ़े हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे एक वर्ग है जो कि मुखर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। हम कर्जन का नाम ले रहे थे, उल्टा बात देखिए दिए। फाइनल जो था, जो एक्सट्रीमिस्ट लोगों का हाथ में प्ले कर गया, वो था बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल।
फाइनल जो काम में प्ले किया ये था पार्टीशन बंगाल। कर्जन का टाइम में एक बात है 1903 में ही 1903 में इस बात का घोषणा कर दिया गया कि बंगाल को बांट दिया जाएगा। बंगाल को बांट दिया जाएगा। बंगाल का विभाजन जो था वो 16 अक्टूबर 1905 में इफेक्टिव हुआ। इसके बारे में चर्चा डिटेल करते हैं। तो बंगाल उस समय का कैसा दिखता होगा, इस तरह का कुछ फिगर रहा। ये बंगाल में उस समय में आज का बांग्लादेश, आज का पश्चिम बंगाल, आज का बिहार और आज का उड़ीसा और झारखंड, ये सारे के सारे बंगाल में थे। तो ये कर्जन का कहना था कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस हो गया है, इस प्रोविंस का एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत दिक्कत आ रहा है, इसको बांटना होगा। हमारे नेशनलिस्ट भी बोल रहे थे कि हाँ ये बहुत बड़ा प्रोविंस है, इसको बांटना होगा। लेकिन हमारे नेशनलिस्ट बोल रहे थे कि इसको बांट करके बिहार और उड़ीसा को बाहर कर दो, भाषा के आधार पर बांट दो। लेकिन कर्जन का कहना था कि ऐसे नहीं बटेगा, वो बटेगा इस तरह से, बीच से बटेगा। और ये दोनों ही ये इसका मतलब हमारे जो नेशनलिस्ट थे वो नेशनलिस्ट ऐसा नहीं था कि बंगाल का विभाजन नहीं चाहते थे, बड़ा था सब मानते थे। लेकिन हमारे लोग बोलते थे कि इसको बिहार और उड़ीसा को काट के बाहर निकाल दो, बंगाल को अलग कर दो। लेकिन सरकार क्या चाहती थी? सरकार चाहती थी बंगाली लोगों का डिवीजन, यानी बंगाली, क्योंकि सबसे पहले बंगला एजुकेशन इनको मिला था, सबसे पहले कॉन्टेक्ट में आए थे, सबसे पहले पढ़े लिखे ये थे, सबसे पहले इनको लिबरल ज्ञान जो था इनको मिला था। तो सबसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी यही थे। तो इनको दो हिस्सा में काट दिया जाए, बंगाल को दो भाग में बांट देने से सोचते थे कि आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। दूसरा बात, सेकंड जो कर्जन का थॉट था, कर्जन का थॉट ये भी था कि इधर का हिस्सा अगर टोटल अकाउंट करेंगे, हम वेस्ट का बात कर रहे हैं, तो इसमें नॉन बंगाली मेजोरिटी में थे। मतलब एक हिस्सा में तो बंगाली लोगों को माइनॉरिटी में कर दो, और दूसरा हिस्सा में बंगाली मेजोरिटी में जरूर है बट हिंदू बंगाली माइनॉरिटी में आ जाएंगे। ठीक, ये दिमाग लगाया गया था। मतलब इसमें कम्युनल डिवीजन भी था, कम्युनल डिवीजन भी था। कर्जन जाकर के ढाका पहुंचे, ढाका में भाषण दिए, बोले कि हम आपको एक ऐसा प्रोविंस देंगे जिसमें मुस्लिमों में ऐसी एकता होगी जो पिछले बादशाहों के समय में भी नहीं थी। मतलब मुस्लिमों, तुम्हारे लिए हम एक नया प्रोविंस दे रहे हैं, तुम लोग चलाओ, क्योंकि तुम लोग यहाँ मेजोरिटी में हो। और यहाँ पर और अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी आएगा, और यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर नॉन बंगाली यानी बिहार और उड़ीसा वाले लोग यहाँ मेजोरिटी में। तो इस तरह का डिवीजन जो था वो कर दिया गया। तो सरकार जो थी, हम कांग्रेस का बात करें, कांग्रेस में मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट। इस समय में आप लोग को पॉलिटी का कुछ लोगों को बात याद होगा कि हमारा शासन ब्रिटेन से होता था। तो ब्रिटेन में एक इंडिया सेक्रेटरी होता था, वो जो होता था वायसराय का। इंडिया में ब्रिटिश लोग यहाँ पर एक पार्टी देख रहे हैं, उसका नाम है कांग्रेस। आप बात ही कर लीजिए निकल करके, उस जो भी है उसका इमरजेंसी है। हाँ, उसकी इमरजेंसी है। अब उसको ज्यादा इमरजेंसी है, उससे बात कर लीजिए। हाँ, तो एक ब्रिटिश लोग इंडिया में शासन कर रहे हैं। यहाँ पर एक पार्टी है, जो पार्टी बड़ा तेजी से तरक्की कर रही है, उसका मेंबरशिप बढ़ता चला जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि पार्टी अब परेशान करेगी। तो इस पार्टी को कमजोर कैसे किया जाए, अब दिमाग लगाए कैसे कमजोर किया जाए। तो इनको ये भी देख गया है कि इस पार्टी में सबसे जो खतरनाक लोग हैं वो लोग ये लोग एक्सट्रीमिस्ट। तो मॉडरेट्स जो है, मॉडरेट्स
उनको थोड़ा प्रमोट किया जाए। अब कैसे काम होगा? मॉर्ले का पॉलिसी है कि पहले थोड़ा रिप्रेस करेंगे, कुछ नेता लोग को जेल में डाल देंगे, थोड़ा हल्का सा रिप्रेशन करेंगे, तो मॉडरेट जो होंगे थोड़ा डर जाएंगे। अब मॉडरेट डर जाएंगे तो इनको कुछ इनका मांगा वो चीज दे देंगे कुछ, और इनको कोशिश करेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट से नाता तोड़ दें, तो मॉडरेट्स को कुछ मिलेगा और एक्सट्रीमिस्ट अलग थलग पड़ जाएंगे। तो उसके बाद जब ये अलग हो जाएंगे तो इनको पूरी तरह से क्रश कर देंगे, और जब इनको क्रश कर देंगे तो इनका डिमांड तो माने ही इसलिए थे कि ये थे साथ में, ठीक, जब ये नहीं रहेंगे तो ये मानते रहेंगे नहीं देंगे, वैसे भी व्यवस्थित करता है। हाँ, तो ये जबरदस्ती तो करेगा। तो यहाँ पर ये था कि एक्सट्रीमिस्ट लोगों के लिए ये जो थे ढाल का काम कर रहे थे, देखा जाए तो, ठीक, और इनका बात सरकार इसलिए मान रही थी कि एक्सट्रीमिस्ट प्रेशर बहुत दे रहे थे, जैसे कर नहीं देने का आंदोलन चलाए थे आखिरकार, ठीक। अच्छा, दूसरा एक तो पॉलिसी ये था, दूसरा पॉलिसी ये था कि कांग्रेस के खिलाफ में एक नया ग्रुप रेडी करो। तो सबसे पहले सरकार सोची कि जमींदारों को रेडी करते हैं, जब इसको बैलेंस करेंगे, कांग्रेस के अगेंस्ट में बोलेंगे, उसका आंदोलन को दबाएंगे, तो फिर ये पॉलिसी जो छोड़ दी, और ये पॉलिसी छोड़ करके ये सोचे कि मुस्लिम इसका अच्छा काउंटर हो सकते हैं। अब ये दिमाग लगा दिया मुस्लिम अच्छा काउंटर हो सकते हैं, तो ये प्रचार किया जाने लगा कि कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है, ये अब प्रचार किया जाने लगा। और बंगाल विभाजन उसका परिणाम था। बंगाल विभाजन में वो प्रूफ करना चाह रहे थे कि हम मुस्लिमों का स्पेशल कुछ दे रहे हैं। खैर, बंगाल विभाजन हो गया, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर को हुआ, इसके बाद आंदोलन छिड़ गया। इस आंदोलन को बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान में कुछ डेटा भी है और उनको जानना चाहिए। रविन्द्र टैगोर और राम सुंदर द्विवेदी, ठीक, हम डेटा दे ही रहे आप लोगों का भी। रविन्द्र टैगोर और राम सुंदर द्विवेदी, इन दोनों के कहने पर स्वदेशी आंदोलन में आरांधन और रक्षाबंधन बनाया गया। मतलब कि स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया है। अच्छा, समझते थोड़ा। बंगाल का विभाजन का कांग्रेस विरोध करेगी, बंगाल के लोग विरोध करेंगे, 1995 में पहुंच गए हैं। तो होगा क्या, कैसे विरोध करेंगे? सुबह जाके गंगा में नहाएंगे। उस समय का विरोध का तरीका ऐसे ही था, पैदल जुलूस निकालेंगे और उसमें वंदे मातरम का नारा लगाएंगे। एक आज का आंदोलन ऐसे ही होते हैं, अन्ना हजारे वंदे मातरम लगा रहे थे, तो पहला बार वंदे मातरम का नारा इसी टाइम में लगा, ठीक। दूसरा, इंडिया का पहला मास मूवमेंट स्वदेशी आंदोलन ही है। बंगाल विभाजन, हाँ, बंगाल विभाजन के बाद जो मूवमेंट हुआ, ये पहला इंडिया का मास मूवमेंट है, मास, जिसमें मासेज भाग लिए है। जाति धर्म का तो अभी नहीं नाम ले सकते, लेकिन वो उसमें महिलाएं भी भाग ली, स्टूडेंट्स भी भाग लिए, जमींदार भी भाग लिए। मुस्लिमों का पार्टिसिपेशन हालांकि कम रहा, बोल बताएंगे क्यों, लेकिन फिर भी ये पहला मास मूवमेंट था। इसके पहले 1857 का विद्रोह जो था वो आर्म्ड रिबेलियन था, लेकिन ये पहला मास मूवमेंट शुरू हो गया। पैसिव रेजिस्टेंस पहला बार देखा, मतलब कि आगे जो कुछ भी भारत का फ्रीडम मूवमेंट में जो कुछ भी दिखेगा, जो होगा, जो गांधी जी करेंगे, वो सब यहाँ पर दिखेगा, नजर आएगा। तो नजर आएगा तो लोग क्या करेंगे, स्वदेशी और बहिष्कार, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी अपनाएंगे। तो ये शुरुआत हुआ। हालत ये था कि अगर किसी शादी में विदेशी कपड़ा का या विदेशी सामान का लेन देन, दहेज वहेज होता था, तो पंडित वहां पर बोलता था शादी नहीं कराएंगे। मतलब कैसा सेंटिमेंट्स कैसे बने हैं उसको दिखाना चाह रहे हैं। तो सेंटिमेंट्स ये बने हैं कि अगर धोबी के पास विदेशी कपड़ा को देते धोने के लिए तो धोएगा नहीं। हाँ, मतलब कैसे लोग, कितने इंडिया के लोग इस समय में कैसे सोच रहे हैं। लेकिन जब आंदोलन छिड़ता है ना,
तो ऐसा होता है जब कोई खास तरह का, अगर मान लीजिए कोई करिस्मेटिक अगर पर्सन भी हो, अगर कोई करिस्मेटिक हो जाए, जो रिलीजन में लोग काम कर रहे हैं छुड़ा ही देते हैं ना। सोचिए एक आदमी मोहम्मद पैगंबर आया, वो लोगों को मूर्ति पूजा बंद करवा दी, हो गया ना, झटका में समाप्त हो गया। तो होता है कई बार। तो यहाँ पर ये सब घटना हो रहा था। हाँ, लोग वंदे मातरम का गोज जो था वो बंगाल में जा रहा था, तो उसी में रविंद्र टैगोर और रामेंद्र सुंदर द्विवेदी ये लोग दोनों बोले कि आराधन और रक्षाबंधन मनाया जाए, यानी कि घर में खाना नहीं बनेगा, आराधन, ठीक, रक्षाबंधन एक दूसरे का हाथ में कढ़ाई में राखी बांधेंगे, ये बंगाल का यूनिटी का प्रतीक। तो बंगाल का यूनिटी के प्रतीक में ये आराधन और रक्षाबंधन भी हुआ। इसी टाइम में आराधन, हाँ, मतलब एक दिन नहीं खाएंगे, हाँ, 16 अक्टूबर, ठीक। आराधन रान्ना करने से रिलेटेड है, याद रखने के बताते कि बंगला में रान्ना करना मतलब खाना बनाना होता है, रान्ना करछी, तो रान्ना करछी तो ये आराधन है, हाँ, ये आराधन हो गया, रान्ना करबो ना। तो इसके अलावे रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, जो बाद में ये बन गया राष्ट्रगान किसका, बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों देश का राष्ट्रगान लिखे हुए हैं, हमारा भी और उधर का भी। तो आमार सोनार बांग्ला, शांति निकेतन का स्थापना हुआ, एक नेशनल कॉलेज बना, जिसके जो पहले प्रिंसिपल हुए अरविंदो घोष हुए। ये सब डेटा आपको रखना चाहिए, अगर उसमें नहीं हो तो भी। हाँ, नेशनल कॉलेज, हम कुछ नॉर्मली बोलते जा रहे हैं, अभी थोड़ा डेटा हमको शायद देना पड़ेगा। सबसे पहले जो स्वदेशी का सजेशन दिए थे वो दिए थे कृष्ण कुमार मित्र, ठीक, स्वदेशी का अपनाया जाए, इसका सबसे पहले बुक में नहीं मिलेगा आपको। कॉलेज का नाम क्या? हम बता रहे, तुरंत बता रहे, नेशनल कॉलेज। हम डेटा दे रहे हैं कुछ। कृष्ण कुमार मित्र संजीवनी नाम का पत्रिका था, उस पत्रिका में सबसे पहले ये बात की थी बैकआउट बहिष्कार का, स्वदेशी बैकआउट लिखिएगा, बैकआउट, ठीक। और हम बता ही दिए, टैगोर और रामसुंदर द्विवेदी रक्षाबंधन, पत्रिका का नाम संजीवनी, बैकआउट और कृष्ण कुमार मित्रा। स्वदेशी नहीं, बहिष्कार कॉपी में तो जरूर होगा, नहीं, कॉपी में स्वदेशी नहीं है, कॉपी में स्वदेशी मूवमेंट है ही नहीं। अच्छा, नहीं तो किसी कॉपी कर लीजिएगा, अभी हम बोलते जा रहे हैं। बैकआउट का पहला अश्विनी कुमार दत्त एक बनाए थे ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम था बारीसाल स्वदेश बांधव समिति। अश्विनी कुमार दत्त बारीसाल स्वदेश बांधव समिति, बारीसाल स्वदेश बांधव समिति, नहीं, ये समिति बनाए थे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये सोशल सर्विस के लिए, स्वदेश बांधव समिति, बारीसाल। अच्छा, तो 3-4 इंफॉर्मेशन देंगे। प्रफुल्ल चंद्र रॉय, बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर, आगे क्यों हम बोल रहे भी बताएंगे। बंगाल स्वदेशी केमिकल स्टोर। नेशनल कॉलेज का हम बता ही दिए, नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बने अरविंदो घोष। स्वदेशी, बंगाल स्वदेशी केमिकल स्टोर। और एक तूतीकोरिन में इंपॉर्टेंट है, चिदम्बरम पिल्ले, तूतीकोरिन, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, तूतीकोरिन, हाँ, एक तमिलनाडु, स्टीम नेविगेशन कंपनी, चिदम्बरम पिल्ले, चिदम्बरम पिल्ले,
देखिए हम बोल ये रहे हैं कि बंगाल का प्रोविंस है। इसको देखिए समझने के लिए ना एक करंट को जोड़ लेना अच्छा रहता है। आप कभी सोचिए कि आंध्र प्रदेश का से तेलंगाना को बाहर निकाला जा रहा है, तो आंध्र प्रदेश में कितना हंगामा हुआ था, होता है हंगामा। तो वैसे ही यहाँ पर हंगामा ही हो रहा है, हंगामा हो रहा है। इस हंगामा में लोग हंगामा का तरीका ये है स्वदेशी अपनाएंगे, देसी कपड़ा पहनेंगे, देसी सामान का यूज करेंगे। और बहिष्कार में सबसे स्ट्रॉन्ग जो बहिष्कार किए थे वो था विदेशी कपड़ों का होली जला बंगाल में। हाँ, उसको और कॉन्टेक्स्ट देंगे अभी और लेकिन कुछ बोलेंगे अभी। तो बंगाल में विदेशी कपड़ा का होली जलाते थे, विदेशी सामान को जला करके, और ये विरोध का तरीका था। जो विदेशी में जो महिलाएं थी पहली बार अब घर से बाहर निकल करके पिकेटिंग, कोई विदेशी वस्तु का सामान वहां पर पिकेटिंग कर रही है। ये सारा का सारा जो चीज है अभी दिख रहा है, ये सब गांधी जी के टाइम में भी होगा, लेकिन यहाँ पर उतना ऑर्गेनाइज नहीं है। गांधी जी के टाइम में बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज था। पिकेटिंग मतलब कि वहां पर धरना देना, बंद करो दुकान को, ठीक। तो अब अगर बहिष्कार करेंगे तो देसी चीज होना चाहिए। विदेशी स्कूल है, उसे बच्चा को बाहर निकालना है तो देसी स्कूल तो होना चाहिए। इसीलिए नेशनल कॉलेज बना, बहुत सारे स्कूल खुले, बहुत सारे बैंक खुले। बैंकिंग के एग्जाम में ये सब आता है, ऐसा बात की बैंक्स कब खुले ज्यादा, तो वो इंडियन बैंक्स उसी मूवमेंट के दौरान में खुले। ये ईस्ट इंडियन नेविगेशन कंपनी उसी में खुली, केमिकल फैक्ट्री उसी समय खुला, पेंटिंग कुछ अच्छे पेंटर्स हुए। वो जो पेंटर्स हुए वो विदेशी प्रभाव नहीं, अजंता एलोरा से वो प्रेरणा लेकर के और पेंटिंग करना शुरू किया। टाटा 7 का है, हाँ 7 का है। तो बहुत सारी कंपनियां खुली, उसमें से मैक्सिमम कंपनियां बंद हो गई। हाँ, कारण ये था कि खोलने वाले लोग देशभक्त थे, बिजनेसमैन नहीं थे। ठीक, उस दिमाग नहीं लगा था कि बिजनेस कैसे चलेगा, बस खोलना है, इंडिया का होना चाहिए, बर्बाद हो गया सब। कुछ लोग चल पाए, जैसे प्रफुल्ल चंद्र रॉय का बात किए और ये ईस्ट इंडियन नेविगेशन कंपनी का बात किए, ये लोग चला पाए। हम वो पेंटर का नाम ले रहे थे, नंदलाल बोस, ठीक, वो बुक में है। नंदलाल बोस का भी नाम है, मिलेगा आपको। और एक साइंटिस्ट हाँ, नाम सुन लिखा हुआ पेंटिंग का इंडियन हाँ, इंडियन पेंटिंग, इंडियन थीम का पेंटिंग बनाना शुरू किया। मतलब आर्ट भी स्वदेशी होना चाहिए। तिरंगों में इन्हीं का साइन है क्या? साइन नहीं, कैलीग्राफी के मतलब लिखने का करली राइटिंग, हाँ वो इन्हीं काम से लिखा गया। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन भी बनाए। जगदीश चंद्र बोस साइंटिस्ट, हाँ, तो ये भी इसी टाइम के हैं। चलिए हम लोग आगे बात करें। ये डेटा जो है स्वदेशी मूवमेंट में आपको कुछ डेटा याद रखना चाहिए। कॉन्सेप्ट तो हम दे ही रहे हैं, डेटा आप लोग याद कर लीजिए जितना बोले वो, और प्लस इतना बुक में ज्यादा नहीं है डेटा, बुक में कम है डेटा। अच्छा ठीक, अब मेरा डेटा आप लोग ले लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। तो बंगाल में विभाजन हो गया, आंदोलन भी चल पड़ा, लेकिन बंगाल के मुस्लिम विभाजन का समर्थन किए मोस्टली, क्योंकि कर्जन बोल के आया था तुम लोगों को अलग प्रोविंस दे रहे हैं, मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस बना रहे हैं, तो इनको बहुत खुशी हुआ। आगे चले अब कांग्रेस का थोड़ा हाल देखते हैं। आंदोलन स्वदेशी मूवमेंट, आप याद कीजिए कि मॉडरेट्स फिलॉसफी से अलग है। एक कांग्रेस पेटिशंस, कृपया करके इस विभाजन को रद्द कर दिया जाए। हाँ, उनका तरीका तो ये होगा ना, कृपया करके रद्द कर दिया जाए। और ये बोल रहे हैं देखो तेरा कपड़ा जला रहे हैं, हम तेरा कपड़ा नहीं पहनेंगे। वहां पर ब्रिटेन में कपड़ा का तेरा फैक्ट्री बंद हो जाएगा, हम नहीं पहनेंगे तो देखो नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक, हम लोग पैसिव रेजिस्टेंस भी किए, हम लोग नारा लगाए वंदे मातरम बोल करके। सरकार क्या की अपना दमन चक्र चलाई और वंदे मातरम को ही प्रतिबंधित कर दिया गया। वंदे मातरम कपड़ा जलाई तो कपड़ा खरीद के क्यों जलाई? क्या चीज? हाँ नहीं, वो तो सिंबॉलिक है, ये तो सिंबॉलिक है कि अपना घर का कपड़ा जला रहे हैं। ठीक, हाँ खरीद के नहीं, अपना जला दिए।
देखिए इससे बोले क्या, देखिए इसका मतलब आगे जो होगा हम पहनेंगे मतलब हम जो नहीं, तेरे बात कोई नहीं खरीदेगा। ठीक, इसका मतलब है कि इस टाइम में कुछ मामला ऐसा हो गया था कि जो लोग विदेशी कपड़ा पहन के निकलते होंगे घर से बाहर, उन लोगों को लोग हंसते होंगे। और पहला उस जमाना सोशल बैकआउट का जमाना हुआ करता था। आपको पता होगा कि गांव में भी सोशल बैकआउट कर देते हैं, तो सोशल बैकआउट का जमाना था उस समय में, लोग सोशल प्रेशर में भी नहीं पहनते होंगे, मन करता भी होगा तो हाँ। तो हाँ मतलब है भी तो भी कि सब एक होता है ना, एक और भी है कि एक हर्ड मेंटेलिटी होता है, जो सब कर रहा हम वही करेंगे, कहा पीयर प्रेशर है। हाँ तो हाँ वो कभी सलमान खान एक कंडली पहन लेगा तो सब पहन लेंगे। तो आगे बात करें तो ये जो है कांग्रेस, ये सरकार क्या की, सरकार वंदे मातरम को प्रतिबंधित कर दी, मीटिंग करना, लोगों का एक साथ इकट्ठा होना प्रतिबंधित कर दी और दमन चक्र चलाते रहे। इस बीच में 1905 अब फिर से सोच लीजिए आप कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें कांग्रेस में जो मॉडरेट्स है ये अपने आप को दबे दबे महसूस कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, हमारा फिर वो तो हाईजैक हो गया। और भी कि ये जो है तिलक, अरविंदो घोष, विपिन चंद्र पाल, इतना आदमी इनके साथ में, ठीक, ये भी तो डिमोरलाइजिंग इफेक्ट है। तो यहाँ पर आगे गोखले, ये यहाँ पर बनारस में इसका सभा हुआ था कांग्रेस का, दिसंबर में होता है बनारस में, और गोपाल कृष्ण गोखले इसके हेड थे। गोपाल कृष्ण गोखले हेड थे और स्वदेशी को लेकर के बहुत हंगामा हुआ। हंगामा क्या था कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बोल रहे थे कि बहिष्कार का मतलब नहीं, पहला बात मॉडरेट्स बोल रहे थे कि जो भी आंदोलन है बंगाल तक सीमित रहेगा, जबकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बोल रहे सारा देश में फैलाया जाएगा। और सारा देश में फैलाने का ही कारण तो है स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी यहाँ बना, ठीक। यहाँ तिलक भी विदेशी कपड़ा को होली जलवाए थे, लाला लाजपत राय पंजाब में आंदोलन को लीड कर रहे थे, लेकिन मॉडरेट्स बोल रहे थे बंगाल तक सीमित रहो। एक पॉइंट उनका झगड़ा था। पॉइंट नंबर टू कि मॉडरेट्स बोल रहे थे कि बहिष्कार, बैकआउट मतलब विदेशी सामान का बैकआउट, लेकिन अरविंदो घोष, खासकर अरविंदो घोष और बाकी एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे थे कि बहिष्कार, बैकआउट मतलब सरकारी नौकरी का बैकआउट, किसी भी तरह का एसोसिएशन से बैकआउट, काउंसिल में है वहां बैकआउट, मतलब हम सरकार चलाना असंभव कर देंगे, ठीक। मॉडरेट्स बिल्कुल सहमत नहीं थे, वो देखा विदेशी कपड़ा का बहिष्कार होगा, सरकार का बहिष्कार नहीं होगा। मतलब इनका कहना था एक्सट्रीमिस्ट का कि नौकरी छोड़ दो, स्कूल से बच्चा हटा लो, और अगर कोई उपाधि मिला हो तो वो दे दो, मतलब कंप्लीट बैकआउट, नो एसोसिएशन। तो ये जो था इस मुद्दा पर यहाँ पर झगड़ा शुरू हो। इस प्रेशर में गोखले बोले, अब ये प्रेशर पड़ गया, गोखले बोले कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वशासन है, सेल्फ रूल, ठीक, सेल्फ रूल। बात करेंगे आगे। तो ये 1905 है, हम तब बात कर रहे हैं अक्टूबर महीना में ये झगड़ा शुरू हुआ, और दिसंबर महीना में ये बनारस में झमेला है, कांग्रेस का भीतरी झमेला। आगे आते हैं, एक साल बीत गया 1906 तक में बंगाल जो रिस्पॉन्स किया, उस रिस्पॉन्स एक्सट्रीमिस्ट जानते थे कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम कांग्रेस में हमारा ज्यादा पावर है। 1906 तो 1906 में एक्सट्रीमिस्ट चूंकि समझते थे कि हमारा ज्यादा पावर है, तो इसलिए चाहते थे कि हमारा ही अध्यक्ष होगा। तो वो जो सोचते थे कि या तो तिलक या लाला लाजपत राय बना दे, ठीक है, इनको अध्यक्ष बनाएंगे। तो ये लोग 1906 में अपना अध्यक्ष बनाने का पूरा चक्कर में थे। मॉडरेट्स कांग्रेस पर से अपना पकड़ छोड़ना नहीं चाहते थे, तो ये लोग क्या किए, बिना किसी से पूछे दादा भाई नौरोजी का टेलीग्राम किए, आपको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, कृपया इस पद को स्वीकार करें। दादा भाई नौरोजी को ये अता पता नहीं था कि पॉलिटिक्स हो रहा है, वो बोले कि ठीक है स्वीकार है। अब ये ऐसा बात हो गया कि घर का सबसे बूढ़ा आदमी, सबसे रिस्पेक्टेबल आदमी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोल दिया है कि हम प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब गरम दल को हिम्मत नहीं हुआ कि वो काउंटर कर करके अपना बनवा पाए, हो गया, ये तो हो गया, ठीक। अब
कभी आडवाणी जी खुद नहीं बन पाते और ना प्रपोज करके वाजपेयी जी को बनाते हैं तो सब शांत हो जाते हैं लोग, तो हो गया, हाथ से निकल गया, हाँ हाथ से निकल गया मामला। तो यहाँ पर 1986 में दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट बने। दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट बने, मॉडरेट लोगों का प्रेसिडेंट तो बन गया, लेकिन ये जो सभा था कलकत्ता का है, ये जो कलकत्ता का सभा था, उस कलकत्ता का सभा में एक्चुअली मॉडरेट्स हार गए। हार इसलिए गए क्योंकि मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, इन लोगों से लगातार क्वेश्चन पूछ के, लगातार हुटिंग करके उन लोगों को परेशान किया गया। ठीक, फाइनली इतना प्रेशर पड़ गया कि बड़ा प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव क्या था? ये पार्टीशन से रिलेटेड था, विभाजन, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, स्वदेशी से रिलेटेड था, स्वदेशी, बायकॉट। हाँ, अभी एक्सट्रीमिस्ट लोग ज्यादा थे। और क्या था, एक नेशनल एजुकेशन भी था, नेशनल एजुकेशन। यानी अब इसमें 4 भारी भरकम प्रस्ताव आया। स्वदेशी, ठीक है, सब बता ही दिया हम। बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, यहाँ पर होगा एक हम गलत लिख दिया है, हम सही कर रहे हैं उसको। और एक था स्वराज। हाँ, अब बात करेंगे स्वायत्त शासन, ऑटोनॉमी। अब इसको स्वराज का लैंग्वेज दे रहे, बात करेंगे। स्वदेशी, स्वराज, बैकवर्ड और नेशनल एजुकेशन पे भारी भरकम प्रस्ताव पारित हुआ। पहला बार कांग्रेस का मंच से स्वराज वर्ड यहीं पर निकला। गोखले बोले सेल्फ रूल, लेकिन इसमें दादा भाई नौरोजी बोले कि सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज जैसा कि ब्रिटेन या उसकी कॉलोनी में है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा ऑस्ट्रेलिया में जैसा है वैसा ही स्वराज या सेल्फ रूल। यानी कि क्वेश्चन करके पूछता है कि पहला बार स्वराज कब बोला गया, तो यह भी बोला गया। कहीं बोला जाए सेल्फ रूल कब बोला गया, स्वशासन, तो आप फिर बोलेंगे गोखले वाले में आ जाएंगे। यहाँ पर 5 में स्वराज तो यहाँ पर बोला गया, लेकिन स्वराज का मतलब क्या है ये किसी को नहीं समझ आया। हाँ, उसको डिफाइन ही नहीं किया गया। मतलब ऐसा स्वराज बोल करके बोलते जैसा कनाडा ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन फिर भी क्लियर बात नहीं हुआ कि चाहते क्या है। स्वराज इंडिपेंडेंस है कि डोमिनेट स्टेटस है, क्या है कुछ नहीं पता, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि ये सेल्फ रूल ही था। सेल्फ रूल मतलब कि ब्रिटेन का अधीन ही, हाँ, सब उनके अधीन ही रहते, उनका गाइडेंस में रहेंगे, ऐसा माना गया, एक बात माना गया। तो ये जो था ये भारी भरकम प्रस्ताव पारित हुआ। 1905 में क्या बोले, सेल्फ रूल गोखले और ये नौरोजी। आगे चले, अब क्या हुआ कि 6 हो गया पार। 6 से जब मॉडरेट्स बाहर निकले तो ये बहुत ही अपने आप को इंसल्टेड फील कर रहे थे। इसका मतलब है कि 1907 में झगड़ा फिर हुआ। अब इस झगड़ा में सरकार का भी खेल है। सरकार का खेल है कि इस समय तक सरकार अनाउंस कर चुकी थी कि हम लोग कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लाएंगे। रिफॉर्म्स मतलब कि आप लोगों का भारत जैसे चलाया जाता है, भारत का चलाने में कोई चेंज किया जाएगा, जो इंडियन लोगों को ज्यादा रोल दिया जाएगा। ये क्लियर हो गया था कि हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो मॉडरेट सोच रहे हैं कि सरकार तो रिफॉर्म लाने वाली है और ये लोग सब कचरा कर देंगे, एक्सट्रीमिस्ट लोग। हाँ, ये अब रिप्रेशन हो चुका उधर में, बंगाल में तो बंगाल में कर दिए ना, वंदे मातरम गाना नहीं है और मीटिंग करना नहीं है और रिप्रेस कर दिए। अब बोल रहे हैं कि अब रिफॉर्म्स लाएंगे। अब ये लोग सोच रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट लोग बहुत बड़ा रोड़ा है, एक्सट्रीमिस्ट लोग कुछ ऐसा काम कर जाएंगे, कुछ रिफॉर्म नहीं आएगा, इन लोगों से पीछे छुड़ा। और एक्सट्रीमिस्ट सोच रहे हैं जब जनता जाग ही चुकी है तो फिर आंदोलन क्यों नहीं चलाते ये लोग। ये लोग पूरा हमारा प्रोग्रेस को बिल्कुल कम कर दिए हैं। ये लोग सरकार से डरते हैं, सरकार पर प्रेशर नहीं डाल पाते हैं, सरकार से इनको बात करके छीनना नहीं आता है। वो तिलक बोले थे कि वो वैसी संस्था राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त कर सकती जो अधिकारों का दावा करने और उसको मांगने में फर्क नहीं समझती।
ठीक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तिलक। ठीक, तो वो जो लैंग्वेज था, वो लैंग्वेज था कि मॉडरेट्स जो है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, मांगते हैं, वो तो अधिकार है मेरा, हम देंगे, वो तिलक का भाषा। और मॉडरेट्स का भाषा कि कृपया करके दे दीजिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा 1997 में पहुंच रहे हैं। दोनों पक्ष मॉडरेट्स के, अगर मेरा कांग्रेस पर, अगर कांग्रेस मेरा ही कंट्रोल में होना चाहिए, चाहे एक्सट्रीमिस्ट को भगाना पड़ जाए। एक्सट्रीमिस्ट अगर हमारा कंट्रोल कांग्रेस पर नहीं हुआ तो कांग्रेस टूट जाए तो टूट जाए। तो इस समय फिरोज शाह मेहता बिल्कुल टॉप में पहुंचे हुए हैं। तो बात है कि नागपुर में सेशन होगा, पहला डिसीजन होगा कि नागपुर में सेशन होगा। नागपुर में सेशन होगा, फिर एक्सट्रीमिस्ट वही मांग कि या तो लाला लाजपत राय या तिलक बनवाएंगे, तो बनवाएंगे। तो नागपुर में फिरोज शाह मेहता को लग रहा था कि सेशन हमारा मर्जी से चलेगा, लोकल लोग हमारे साथ में हैं। लेकिन इनको जल्दी ही लगने लगा कि ऐसा नहीं होने वाला है, नागपुर में हंगामा होगा। ठीक, तो तिलक को रोकना है, मेन एम है कि तिलक को रोक देना है। तो आप याद कीजिए, नियम ये है कांग्रेस का, कन्वेंशन ये है कि जिस जगह में सभा होगा उस जगह का अध्यक्ष नहीं होगा। ठीक, तो सबसे अच्छा तरीका है कि वो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सभा करा दिया जाए। ठीक, बॉम्बे जो प्रोविंस, तो ये बॉम्बे का प्रोविंस में सभा कराना है। उस समय गुजरात और बॉम्बे एक ही में था, तो सूरत में डिसाइड हुआ कि सूरत में सभा होगा। नागपुर भी तो बॉम्बे में होगा ना? नागपुर वो याद कीजिए राजा लोकट था, तो वो नागपुर जो था वो प्रिंसली स्टेट हो गया। ठीक, छोटे छोटे थे ना बादशाह, तो नागपुर में तो तिलक बन सकते थे, लेकिन ये बॉम्बे में तिलक नहीं बन सकते थे, सूरत में, इसीलिए ये लोग लेके चले गए। तो ये पहुंचा, तो इसको काट देते हैं, ये पहुंच गया सूरत। तो सूरत में फिर फैसला पहले हो जाता हो कि हाँ, नेक्स्ट ईयर। हाँ, लेकिन उस समय कंट्रोल तो मॉडरेट्स का था ना। बीच में पहले हाँ, पहले फैसला हो चुका नागपुर में होगा, बीच में ये बोले कि नहीं सूरत में होगा। तो सूरत में हंगामा के लिए सब कुछ रेडी था। ये लाला लाजपत राय को चुनाना चाहते थे या तिलक को चुनाना चाहते थे, और वहां पर चुन लिए गए रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष याद रखिएगा, घोष, बोस नहीं, बोस अलग है, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष चुन लिए गए। इससे एक्सट्रीमिस्ट जो थे नाराज हो गए, और कोई नीचे से एक जूता फेंका, और जूता सूर्यनाथ बनर्जी को लगा। जैसे सूर्यनाथ बनर्जी को लगा, तो नीचे में तो मॉडरेट्स तो थे ही नीचे में, मतलब मंच से नीचे एक्सट्रीमिस्ट भी थे, अपने में खूब उलझ के खूब मारपीट हुआ। कोई पुलिस को बुला लाया और पूरा का पूरा खाली करवा दिया गया। इसके बाद मॉडरेट्स लोग अपना अलग मीटिंग किए और एक्सट्रीमिस्ट नेता लोगों को चुन चुन के कांग्रेस से बाहर कर दिए, और एक प्रस्ताव पारित किया गया कि अब नई नवेली सजी सवरी कांग्रेस। तो ये नई नवेली सजी सवरी कांग्रेस वही 3 महीने हो गया सारा। हाँ हाँ, वही अलग से बैठक किए, बैठक करके चले गए। हाँ बैठक, उसके बाद अगला साल फिर इलाहाबाद में बैठक किए। अभी 3 दिन वाला ही चल रहा था। हाँ, 3 दिन वाला ही चल 3 दिन वाला के बाद ये लोग फिर अलग से बैठक करके सब कर दिए, बाहर कर दिए। अब ठीक उसी 3 दिन अलग ही मामला, मसला वहीं पे आसपास में ही है। ठीक, तो उसके बाद 1908 में ये फिर इलाहाबाद मीटिंग की, और वहां पे साफ बोल दिए कि हमारा काम केवल और केवल संवैधानिक उपायों का सहारा लेते हुए अपनी मांगों को रखना है। 1908 के बाद करीब 10 साल तक, 1908 में ये बोल दिए कि हम लोग का काम केवल और केवल इलाहाबाद, हाँ, हम केवल और केवल हमारा काम कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से प्रोटेस्ट करना है और डिमांड रखना है। और इसके बाद इसमें एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, नहीं, एक्सट्रीमिस्ट को तो साथ में बाहर कर दिए, कांग्रेस में वो बाहर हो गए, और कांग्रेस मॉडरेट के इंस्टीट्यूशन रह दादा भाई नौरोजी उस टाइम ये था ना, तो कुछ नहीं थे। दादा बनर्जी तो वहां पे थे। ठीक, ऐसे भी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है, मतलब कौन सा? 66-67 से काम कर रहे हैं। फिरोज शाह मेहता है, मदन मोहन मालवीय है, ये लोग मेन लोग हैं अभी। राजा तो अध्यक्ष थे, लेकिन फिरोज शाह मेहता ऑटोक्रेसी उन्हीं का है। तिलक देखा जाए तो 2 लोग विभाजन नहीं चाहते थे, तिलक और गोखले।
गोखले मॉडरेट, तिलक, ये दोनों चाहते थे कि नहीं, लेकिन गोखले का फिरोजशाह मेहता का आगे नहीं चला क्योंकि उनका ऑटोक्रेटिक टेंडेंसी था, और तिलक का अरविंदो घोष और बिपिन चंद्रपाल जैसे जो उनके स्ट्रॉन्ग जो लोग थे उनका नहीं चला और दोनों विभाजन हो गया। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस का जब हम हिस्ट्री 1885 से शुरू किए, इसको जनता बड़ा आस से देखती थी, बहुत आशा से कुछ करेंगे। हाँ, किए भी। 1903 से अगर शुरू करें तो 4 और 5 में तो स्वदेशी चलाए भी, ये तो एक्सट्रीमिस्ट ही थे ना, कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट। तो 7 तक तो वो जनता तो ठीक ही इनको देख रही थी, लेकिन 7 में जब एक्सट्रीमिस्ट बाहर हो गए, देखिए जब मोस्ट वोकल चीज बाहर हो जाए ना तो जनता फिर उनका ध्यान नहीं देती। मेन जो मतलब क्रिकेट टीम से कोई अच्छा हिटर बाहर हो गया, विराट कोहली हाँ बाहर हो गया, तो फिर क्या इंटरेस्ट बचेगा। तो अब जो कांग्रेस बनी वो कांग्रेस को कोई नहीं पूछता था, अपना साल में पर मीटिंग कर लेते थे कई छोटा घर में, हाँ छोटा है। और ये जो है ये फाइनली जा करके करीब 15 और 16 में 15 से शुरू करेंगे, जा करके फिर इनमें थोड़ा जान आया, क्योंकि 15 में जाकर के ये फैसला हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट लोगों को वापस ले लिया जाए। हाँ तो हाँ, लेकिन जब वो आए तो ये छोड़ के भाग गए। हाँ, पुराने वाले सुरेंद्र बनर्जी ने बोले हम चले, हमारा काम हो गया, तो वो तो दिखाएंगे उस समय में क्या हो। तो ये जो था 7 का सूरत स्प्लिट, एक कहानी छोटा सा और सुना दे रहे हैं ताकि हम टेस्ट लेने के लिए क्वेश्चन बना चुके हैं तो उसको पढ़ा देना जरूरी। हाँ, क्वेश्चन पूरा आएगा क्वेश्चन, पॉइंट तो लंबा पॉइंट क्या सब ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो ये जब ये क्लियर हो गया कि कुछ तो कुछ होगा, तो यहाँ पर एक मुस्लिम लीग बना ढाका, नवाब सलीमुल्लाह ढाका में मुस्लिम लीग बनाए। ये तो अलग एक मुद्दा है, मतलब कि कांग्रेस के विरोध में जो घड़ा बना ना वो मुस्लिम लीग था 1906। यहाँ से आगा खां अभी मुस्लिम लीग के नहीं है, वो आगा खां निकल करके पहुंच गए शिमला 6 शिमला पहुंच गए। शिमला में एक वायसराय मिंटो थे उस समय में। शिमला ब्रिटिश राज्य का समर कैपिटल होता था। एक कलकत्ता हो गया बाकी टाइम में, और जब गर्मी पड़ेगा तो शिमला। तो मिंटो पहुंच गए वहां तो ठंडा पड़ेगा, तो मिंटो वहां पहुंच के आगा खां बोले कि जब कोई संवैधानिक सुधार होगा, जब भी होगा, तो मुस्लिमों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सीट न दिया जाए, उनके महत्व के आधार पर दिया जाए। उनका राज्य के प्रति निष्ठा और उनका ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए, ये बड़ा बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी ऐसे समझ में आएगा आप लोगों को, ये हमारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और स्टेट का है, ठीक। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को जब बड़ा करना, मेंबर बढ़ाना, तो हम मुस्लिमों को जितना हमारा प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन में उतना सीट मत देना, उसे थोड़ा बढ़ा के देना। क्यों? क्योंकि हम आपके राजभक्त हैं, एक। दूसरा बात, हमारा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, हम भारत पर राज किए हैं, ठीक। तो ये लोग वो मिल करके आए। इसको बाद में मोहम्मद अली जिन्ना बोले राजज्ञा से खेला जाने वाला खेल। ये जैसे कि वो सरकार ही बोली थी कि आकर के मिलो, ये आकर के मिले, मिंटो से एश्योरेंस मिला और वापस आकर के ये लोग मुस्लिम लीग पर कब्जा जमा लिए, ठीक। आगा खां पहले सलीमुल्लाह संस्थापक, और ये आकर के कब्जे जमा लिए। मुस्लिम लीग जो अपना प्रस्ताव पारित की, जब हम लोग प्रस्ताव पारित कर रहे थे स्वदेशी का और बहिष्कार का और सेल्फ रूल का, तब वो बोल रहे थे, हम क्या कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि स्वराज। तो वो एक प्रस्ताव उसी साल पारित किए, वो बोले कि ब्रिटिश राज्य के अधीन। हम प्रस्ताव पारित किए बंगाल का विभाजन रद्द हो, वो किए कि बंगाल विभाजन सही है। हम बोले स्वदेशी बहिष्कार, वो बोले बहिष्कार नहीं, ठीक। तो ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस का पूरा का पूरा कॉन्ट्रास्ट आपके सामने है। यानी कि सरकार को कांग्रेस के खिलाफ
एक पार्टी मिल गई थी जो कांग्रेस के ठीक ठीक विरोध में चले, यानी कि सरकार अगर कांग्रेस को अब कोई डिमांड करे, कोई भी डिमांड, तो अब सरकार बोलेगी तुम लोग भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हो। वो लोग कहाँ मान रहा है, तुम अकेले तो नहीं हो इंडिया में, ठीक, हमको तो सबको देख के चलना है। इस तरह से कि एक पार्टी खड़ा कर दिए जो उसके अगेंस्ट में हो जाए। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये आया, इसके बाद 1999 आया और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ये जो कि छोटा सा है, अभी आप लोग समझ जाएंगे, हम बोल दे रहे हैं। इसमें किया क्या गया, इसमें लेजिस्लेटिव इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को बड़ा किया गया। उसमें कुछ इलेक्टेड एलिमेंट्स डाले गए, ठीक, इलेक्टेड एलिमेंट्स कैसे, पहले एक वोटर का लिस्ट रेडी होगा, तो वोटर का लिस्ट जिसको वोटर बनना है वो जाएगा, मेरा नाम लिख दो, तो उसे पूछा जाएगा जमीन कितना है, कमाता कितना है, अगर सब क्राइटेरिया पूरा हो गया तब जाकर चुनाव लिखाएगा। यानी कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था। अब वो करेगा क्या, वो वोट देगा। वोट देगा किसको, इसको नहीं देगा, वो अपना म्युनिसिपैलिटी को देगा, ठीक। म्युनिसिपैलिटी वाले कुछ वोटर्स बनाएंगे, ठीक, वो वोटर्स चुन करके यहां भेजेंगे और यहाँ जो आए वो चुन करके वहां भेजेंगे। समझ आया? नहीं, यही तो था, यही तो खूबी था कि समझ में नहीं आया। तभी इसके बारे में बोला जाता है कि जो अभी प्राइमरी वोटर है और जो वहाँ बैठा है उसके बारे में कोई रिश्ता नहीं है, जानता भी नहीं है। राज्यसभा का इलेक्शन जैसे है ना, उसको 3-4 लेयर में किया हुआ है, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन का भी। तो ये जो हम ऐसे फिर भी समझाते रहे, अभी हम जानबूझ करके उतना बोल दिए थे कि नहीं सही समझ में आया, वो नहीं समझने लायक ही चीज है। अच्छा, म्युनिसिपैलिटीज, प्राइमरी वोटर म्युनिसिपैलिटी वाले क्या करेंगे, वोटर प्राइमरी वोटर हम वोट देके म्युनिसिपैलिटी में कुछ लोगों को चुन देगा। अब म्युनिसिपैलिटी वाले क्या करेंगे ना, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे, एक चुनने वालों का समूह को चुनेंगे। अपने में से कुछ चुने, किसी को भी चुने, अपने में से चुने, किसी को भी चुने, बट वो इलेक्टोरल कॉलेज होगा। इलेक्टोरल कॉलेज वही होगा जो चुने हुए लोग हैं, चुने जो म्युनिसिपैलिटी वाले जिसको चुनेंगे, जो चुने हुए लोग किसी और को चुन लेंगे, वो चुने हुए इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब वोटर हो गए, ये वोटर चुनेंगे, वोटर है, ये वोटर लोग यहाँ पर चुन रहे हैं। यहाँ वाले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ये इंपीरियल कलकत्ता, इंपीरियल मतलब कलकत्ता राज्य देश का पार्लियामेंट। यहाँ पर दो है, एक यहाँ पर इंपीरियल भी है और एक यहाँ पर प्रोविंशियल भी। मतलब म्युनिसिपैलिटी और वोटर का इलेक्टोरल कॉलेज बताता है सबसे। हाँ, उसके बाद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इंपीरियल ही होगा, नेम एक ही होगा। वो चुनेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल वाले इंपीरियल में चुनेंगे। कॉलेज बनाएंगे, इलेक्टोरल कॉलेज, फिर वो प्रोविंशियल चाहिए तो प्रोविंशियल। अच्छा, इतना डिटेल में कभी नहीं लिखना पड़ता है, आप इतना समझ जाइए कि इनडायरेक्ट इलेक्शन था, इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते थे। अच्छा, अगला बात कि अब क्या किया गया कि मुस्लिमों को पहला बार, इसको बाद में मॉर्ले बोला कि हम नाग के दांत बो रहे हैं। हाँ, मुस्लिमों को पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, यानी जब कोई पर्सन पहुंचेगा तो उससे पूछा जाएगा कि तुम हिंदू है या मुसलमान है। मुसलमान है तो अलग लिस्ट में नाम लिखो। हिंदू से पूछा जाएगा तेरा कितना जमीन है, तो बोलेगा मैं 10 कट्ठा है। बाहर जो 10 कट्ठा में नहीं होता है, ठीक, यहाँ पर 20 कट्ठा लोग आता है खाली। मुस्लिम से तेरा कितना है, मेरा 5 कट्ठा है, ठीक है, नाम बोलो, लिखा जाएगा।
यानी इनका जो क्राइटेरिया था, इनका क्राइटेरिया तो लिबरल रखा गया था, मुस्लिमों का क्राइटेरिया लिबरल था, ठीक। इनका सीट, ये जितने लोग हैं उससे इनका सीट जो होता था वो उसका प्रोपोर्शन ज्यादा होता था। यानी अगर बंगाल में 25% है तो सीट इनको 30-35% मिल जाएगा, ठीक। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि जो कैंडिडेट होंगे वो कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिमों के वोट देंगे। अब हमको समझाना पड़ेगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट। सोच लीजिए कि ये लोग नहीं, आप लोग जो है मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम वोटर्स हैं, ठीक, और आप लोग को अब चुनना है किसी को, तो इधर में 4-5 लोग होंगे, वो सारे के सारे मुस्लिम होंगे, इन्हीं में सबको चुनना है। ये मुस्लिम लोग जो चुने गए हैं, अब थोड़ा और सुनिए, एक सीट है यहाँ पर, एक सीट यहाँ पर, एक सीट, ये मुस्लिम सीट है। यहाँ पर जाने के लिए ये मुस्लिम सीट है, तो और यहाँ पर बगल में हिंदू सीट बनाते हैं, यहाँ नॉर्मल सीट। तो नॉर्मल सीट में कोई भी खड़ा हो सकता है, हिंदू मुस्लिम कोई भी। जैसे आजकल का रिजर्वेशन होता है कि SC/ST का रिजर्वेशन प्लस जनरल में भी, तो उसी तरह से यहाँ पर कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन इस सीट के लिए मुस्लिम ही खड़े होंगे, ठीक, मुस्लिम खड़े होंगे। आप लोग मुस्लिम वोटर्स हैं, मुस्लिम कैंडिडेट्स, अब सब आपके पास पहुंचेगा। ये हिंदू लोग देख रहे हैं कल ध्यान से कि हो क्या रहा है। तो एक कैंडिडेट वो बोलेगा आपको कि मुस्लिमों का हालत बहुत खराब है, हमको अच्छा करना है, हमको वोट दे, हम अच्छा करेंगे, ठीक, बोल के चला गया। तब तक ये बोलेगा इसका सबसे बड़ा कारण हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग बहुत बदमाश होते हैं, आप लोग बात मानिए, हमें बर्बाद करके छोड़ेंगे। अब आपको डर हो गया तो बोले कि ये ठीक बोल रहा है, तो बोलेगा वो खाली बोल के गया ना, हम तैयारी में हैं, हथियार सब है, हम लोग देख लेंगे हिंदू लोगों को। तो फाइनली आप लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि ये जो बचाएगा वही ठीक है, जैसे भी, तो जो भड़काएगा वो वोट लेगा। मतलब सर एक सीट अगर है, जैसे कोई रीडर से कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ पे मतलब जैसे अभी जैसे होता है कि कोई सीट पे SC वही हम कंपेयर कर दे रहे हैं। अभी क्या है, अभी किसी सीट में अगर ST सीट है तो कैंडिडेट ST जरूर होंगे, लेकिन वोटर जनरल भी है, तो ST कैंडिडेट किसी को भड़का नहीं सकता, हार जाएगा। लेकिन इस समय में भड़काने वाला ही जीतेगा। इसमें अगर अच्छा बात किया जाए ना तो वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे एक कम्युनिटी के हैं। जैसे वहाँ पे अगर मुस्लिम सीट हो गया तो वोटर सिर्फ मुस्लिम रहेंगे, केवल मुस्लिम वोटर्स नहीं, हिंदू वाले वोट ही नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे। यही तो प्रॉब्लम है सेपरेट इलेक्टोरेट का। सेपरेट इलेक्टोरेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि एक कम्युनिटी ही वोट कर रही है, बाकी कम्युनिटी वोट नहीं कर रही है। इससे क्या हो रहा है कि बाकी कम्युनिटी नहीं वोट कर रही, इससे क्या हो रहा है कि कॉम्युनलिज्म बढ़ेगा। अभी आज का कंपेयर में कोई भी ST सीट पे कोई ST कैंडिडेट अगर जनरल का अगेंस्ट में कुछ मुंह खोल दे तो हारना पक्का है, इसलिए सबको साथ लेके चलेगा। उस समय में साथ लेके चलने के बाद तो भड़का के ही काम होने वाला है। इसका मतलब है कि ये ऑफिशियल कम्युनलिज्म है, ठीक, ये सरकारी सांप्रदायिकता है। अब इसका मतलब ये इसका सीधा सा बात हुआ कि देश में कुछ ऐसे लीडर्स होंगे जो लोगों को भड़काना चाहते हैं। और जो जनरल सीट होगा जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों कोई भी खड़ा होगा, तो अगर मुस्लिम खड़ा हो गया तो दोनों वोट करेंगे, तो वो तो नहीं भड़काएगा, लेकिन ये सीट पर जिसको आंख है उसको हिंदू के अगेंस्ट में बात कर सकते हैं, ठीक। ये इसका मतलब सरकार ये भी स्वीकार कर ली अंदर कि हिंदुओं और मुस्लिमों का हित समान है, यानी कि मुस्लिमों को भूख लगता है, हिंदुओं को भूख नहीं लगता, ठीक। उनका खेत चला जाए तो ठीक, इनका चला जाए तो खराबी। इस तरह का मतलब दोनों का इंटरेस्ट ही अलग अलग है। रियलिटी में एक एरिया के लोगों का इंटरेस्ट हमेशा जुड़ा रहता है, सच ये है। लेकिन यहाँ पर ये दिखाया है कि नहीं, पड़ोसी हिंदू और मुस्लिम का इंटरेस्ट अलग अलग है। एक चूहा इसके घर में घुसता है लेकिन उसके घर में नहीं घुसता है, ठीक। इसको पानी मिलता है, उधर पानी नहीं जाता है, बारिश भी नहीं होता उधर में। तो ये वाला समस्या जो हुआ यहाँ पर आ गया। ये सेपरेट इलेक्टोरेट, बाद में सेपरेट इलेक्टोरेट को और बढ़ाया गया। तो एनीवे ये जो था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, अब फाइनल टच दे रहे हैं। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। और इस काउंसिल एक्ट में खास बात ये थी कि काउंसिल को बढ़ाया गया था। काउंसिल में सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिमों को दिया गया था, हर जगह उसको। हाँ, इसमें जो मेंबर्स थे उनके अधिकारों को कुछ बढ़ाया गया था। जैसे याद कीजिए, पहले बजट पे वो नहीं बोल सकते थे, अब ये बजट पे ये इंडिविजुअल आइटम पे बोल सकते थे, फाइनल पे नहीं बोल सकते थे,
ठीक, कुछ इनको अधिकार दिया गया अंदर में बहस करने का। और यहाँ पर तो ये तो उस समय का पार्लियामेंट है ना, यहाँ पर एक वायसराय होता था, वायसराय का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, ऐसे बनाते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये एग्जीक्यूटिव है और ये पार्लियामेंट है। ठीक, मिनिस्टर्स यहाँ पे मिनिस्टर्स करेंगे क्या, जो बनेंगे लॉ। तो अगर ये कोई लॉ बना दे और वायसराय को आपत्ति हो तो उसको वो खारिज कर देगा। ये सब था, मतलब कि वायसराय ये लोग जरूर कानून बनाते थे। देखिए इसमें कौन लोग हैं समझ ही लेते हैं। इसमें अंग्रेज लोग हैं एक, ठीक है, अंग्रेज लोग हैं। अंग्रेज लोग के अलावा इसमें इंडियन लोग भी है। इंडियन लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं जो वायसराय जिनको मनोनीत किया है, जमींदार वगैरह। इंडियन लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो सेपरेट इलेक्टोरेट से आए और कुछ लोग हैं जो जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी से आए। ये लोग कानून बनाएंगे। अगर ये कानून बना दिए, ऐसा कानून मिलजुल करके बना दिए जो सरकार को लगता है ठीक नहीं है कानून, वायसराय को, तो वायसराय उसको मानेगा नहीं। मतलब है कि पूरा डेमोक्रेसी नहीं था। चुन करके आइए, भाषण सुन दीजिए, लेकिन आपका बात मानने की जरूरी नहीं है। ये भी बोला गया कि यहाँ पे इंडियनों को जगह दिया जाएगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसमें स्वतंत्र क्या था नाम, सत्येंद्र सिन्हा। इसमें सत्येंद्र सिन्हा पहली बार इस एग्जीक्यूटिव में काउंसिल बनाया, इंडिया में पहला। ठीक, मतलब कि वो ये राय है कि यहाँ पर गवर्नर्स है ना, गवर्नर्स का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें इंडियनों को जगह मिल रहा है, यहाँ भी जगह मिल रहा है। यहाँ भी इंडियनों को बढ़ाया गया है। लाख बुराई हो, लेकिन एक बात और भी समझ में आ रहा कि अंग्रेज लोग स्वीकार कर रहे थे कि इंडियन लोग भी सरकार चला सकते हैं। ठीक, मिनिस्टर बनाए थे, जैसे का मिनिस्टर किस चीज का, तो लॉ मिनिस्टर, छोटा छोटा मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, लेकिन फिर भी इंडियन लोग काम तो किए। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग पढ़ के आइए। परसों हम लोग टेस्ट रखेंगे। कब सर? परसों हिस्ट्री नहीं होगा सर, हिस्ट्री का ही टेस्ट होगा। वो क्लास नहीं होगा। वो तो एक क्लास बायो चला गया ना। 1903 तक आप मॉडरेट ही सोचिए। मॉडरेट और बंगाल विभाजन का घोषणा तो मनीषा, यहाँ पर गवर्नर जनरल वायसराय कौन है, करजन, करेक्ट। 1905 विभाजन कर दिया गया डिस्पाइट प्रोटेस्ट। सारा बंगाल प्रोटेस्ट कर रहा था, उसके बावजूद इस विभाजन हो गया। तो विभाजन का समर्थन राज्य कौन किया? हाँ, विभाजन का हम तो पूरा बंगाल विभाजन के विरोध में था। मुस्लिम्स, यस, मेनली मुस्लिम्स जो थे इसके समर्थन में थे। तो अब एक बात जो पिछले बार हम नहीं बोले थे वही बोल दे रहे हैं कि अगर इस आंदोलन में आप भागीदारी देखेंगे तो किसानों का कम था। इसके पीछे कारण यह है कि ज्यादातर मुस्लिम किसान थे। ठीक, एक रीजन था इसके पीछे। तो किसानों का पार्टिसिपेशन बहुत कम था। कौन पार्टिसिपेट करते हैं? इंटेलेक्चुअल्स मेनली, ठीक, और जमींदार, लेकिन मुस्लिम्स नहीं। आगे चले 1905 शासन गोखले, याद दिला रहे केवल। 1906 स्वराज दादा भाई नौरोजी, लेकिन डिफिनेशन नहीं था और इसको जनरली समझेगा सेल्फ रूल। हम लोग इंडिपेंडेंस तो 1929 तक नहीं मांगने वाले हैं। ठीक, अभी बहुत टाइम लगेगा। अभी तो फिलहाल क्या बोल रहे हैं, एक तरह से सेल्फ रूल। अभी तो डोमिनियन स्टेटस का भी ठीक से बात करना नहीं शुरू किया। आगे चले। सर अरविंदो घोष तो पूरा चाहते थे। हाँ, अरविंदो घोष चाहते थे, लेकिन कांग्रेस का मंच से नहीं बोला गया ना। और तिलक भी तो पर्सनली केवल अरविंदो घोष अकेले थे जो पूरा इंडिपेंडेंस का फेवर में थे। ठीक, आगे चले हम लोग। तिलक के बारे में एक और ही बात बोल दे कि तिलक जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे जरूर, लेकिन वो इंडिपेंडेंस का बात नहीं करते थे। दूसरा बात, एक्सट्रीमिस्ट वो केवल पॉलिटिकल थॉट्स में थे, केवल और केवल पॉलिटिकल थॉट्स में। सोशली उनको आप रिग्रेसिव बोल सकते हैं, रिएक्शनरी, क्योंकि जब सरकार विवाह का जो एज था उसको बढ़ाई, ठीक, और 10 से 12 साल की, तो वो बोले कि नहीं, क्यों बढ़ाएगी? मतलब कहने का मतलब बाल विवाह अगर थोड़ा ज्यादा बोल दे तो बाल विवाह होना चाहिए इंडिया में, हमारा संस्कृति है। ठीक, लेकिन क्या है, वो ये बोले कि बाल विवाह
चाइल्ड मैरिज का लॉ जो बनाएंगे वो इंडियंस बनाएंगे, ये विदेशी सरकार हम पे क्यों थोपेगी? मतलब विदिन द कम्युनिटी। हाँ, कम्युनिटी ये नीचे से आना चाहिए। हम अपना ये रियलिटी में ये सच है, अगर रिफॉर्म्स का बात अगर बाहर से आएगा तो ज्यादा गुस्सा होते हैं, अंदर से अगर आए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आदिवासियों को बोले कि हड़िया छोड़ दो तो बोलेंगे हम पिएंगे, ठीक। अंदर में भले बात करें कि हड़िया को छोड़ देना चाहिए, ठीक। तो आगे चले 1907 यहाँ पर क्लाइमेक्स हुआ, यहाँ पर तो बिल्कुल इंसल्ट कर दिया मॉडरेट्स का, और यहाँ पर तो कांग्रेस टूट गई। ये कौन सा महीना था 1907 का? कब महीना कौन सा था? नहीं, महीना हमेशा दिसंबर ही होगा। हाँ, दिसंबर ही होगा, दिसंबर में तो मिलते थे, दिसंबर। यानी कि 7 अब ऐसे लिखे हैं ना, ऐसा करते हैं हम, थोड़ा ऐसे बनाते हैं, इसको 7 कर देते हैं, 07, ठीक, ताकि पता लगे कि 7 का लास्ट में कांग्रेस जो हो गया टूट गया। इसका मतलब ये हुआ कि कितना भी कोशिश कर लिया जाए 1908 कांग्रेस तो कमजोर हो चुकी है, मॉडरेट्स का कब्जा हो गया। एक अब देखिए, हम पिछला कैसे बताए थे कि सरकार का पॉलिसी क्या था। सरकार का पॉलिसी पूछा क्या था कांग्रेस को लेकर के? देखा, पहुंच गए। रिग्रेशन क्या था? अच्छा, साइकोलॉजिकली क्या था रिग्रेशन, याद है? किसी को याद है साइकोलॉजी में रिग्रेशन क्या था? रिग्रेशन नहीं, रिग्रेशन क्या था साइकोलॉजी में? वो जो नहीं होता अपना वो रिग्रेशन मतलब होता है कि पिछला जिंदगी में लौट जाना। बच्चा रोना रिग्रेशन है, एडल्ट जब रोता है ना तो वो रिग्रेशन है। हाँ, पर वो पीछे चल जाना रिग्रेशन बोलते हैं। ये रिग्रेशन था, रिप्रेशन था, ठीक, साइकोलॉजी से बाहर निकल जा रहा है। 9 सरकार का पॉलिसी रिप्रेशन, माइल्ड, तो तिलक को सजा दे दिए, मीटिंग पर प्रतिबंध लगा दिए, वंदे मातरम नहीं गाना है, वो माइल्ड रिप्रेशन किया। अब क्या था? अपीजमेंट, ठीक, अपीजमेंट, तुम लोगों को कुछ देंगे। तो मॉडरेट जो हुए वो शांति से एक्सट्रीमिस्ट से बाहर हो गए, ठीक, अलग कर दिए एक्सट्रीमिस्ट को, देखा जाए तो एक्सट्रीमिस्ट को बाहर कर दिए क्योंकि कुछ मिलेगा। अब पार्लियामेंट रिफॉर्म्स आने वाला है, कुछ रिफॉर्म्स आएगा। अब सरकार का पॉलिसी यहाँ तक सही से जा रहा है, सरकार का पॉलिसी सही जा रहा है, वो उनका थिंकिंग एकदम बिल्कुल जैसा सोचे थे वही हो रहा है, वही हो रहा है। यानी कि एक्सट्रीमिस्ट को थोड़ा दबा दिया गया, अब मॉडरेट्स को थोड़ा सा मांस फेंक करके और उनको एक्सट्रीमिस्ट अलग कर दिया गया। अब जो हुआ वो फाइनल रिप्रेशन शुरू कर दिया, ठीक, यही काम था ना। अब रौंद दो एक्सट्रीमिस्ट लोगों को। अब 1908 से रिप्रेशन शुरू हुआ और इस रिप्रेशन में स्वदेशी मूवमेंट गया। तो यहां पर अब तिलक को जेल हुआ, तिलक को 6 साल का सजा हुआ, मंडाले जेल तिलक गए। अरविंदो घोष एक टेररिस्ट एक्टिविटी में पकड़े गए थे, जेल गए, जेल से छोड़ दिए गए। छोड़ने के बाद बोले हम राजनीतिक संन्यास लिए, यशवंत सिन्हा, ठीक, हम चले पौंडीचेरी में हम अपना साधना करेंगे। अरविंदो घोष का बर्थडे 15 अगस्त था। जब देश आजाद हो गया तो जिंदा थे और बोले मेरा साधना का परिणाम है, मेरे जन्मदिन पर देश को आजादी मिला, ठीक। अरविंदो देश का स्वतंत्रता संग्राम के लिए नहीं जाने जाते। अरविंदो का बुक्स मिलता है, अरविंदो फिलॉसफी ऐसे करके आप देखिएगा बुक्स मिलते हैं अरविंदो। तो वो पौंडीचेरी वाले अरविंदो जो है वो अरविंदो, यही अरविंदो घोष है जो सबसे ज्यादा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो विदेशी शासन के खिलाफ थे और इवन ये टेररिज्म को भी सपोर्ट करते थे और वो हथियार का कुछ केस में ही पकड़े गए थे अरविंदो घोष। तो अरविंदो घोष चले पौंडीचेरी, बिपिन चंद्र पाल राजनीति से संन्यास ले लिए, तिलक को मंडाले जेल दिखाई दिए, लाला लाजपत राय केस का सिलसिला में ब्रिटेन गए, ब्रिटेन से फिर अमेरिका चले गए। यानी 1908 तक ये आंदोलन बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। 7 से क्लियर हो जाएगा कि जब डिवाइड हो गया तो कैसा, फिर सरकार तो 2 हिस्सा बट गया ना, दोनों को कुचल देते हैं, ठीक, पार्टी टूट जाए अगर तो। अब अगर ऐसा कॉन्टेक्स्ट लेना है यहाँ पे तो नीतीश कुमार लालू से अलग हो गए तो लालू को कुचल देंगे और नीतीश कुमार को इग्नोर कर देंगे। इसी तरह का कुछ सीन यहाँ पे हो रहा है। तो अब इग्नोरेंस हवा आएगा मॉडरेट्स को इग्नोर करेंगे मॉर्लेमेंटो से, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक, और जो चाह रहे थे वो दिए नहीं। आगे चले
तो 1908 तक ये आंदोलन जो था वो फिजल आउट, खत्म हो गया। लेकिन ये देश का एक ऐसा आंदोलन है या एकमात्र आंदोलन है, मतलब बड़ा नेशनल लेवल पे, जो अपना उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा। ऐसा बोलते हैं कि कौन सा आंदोलन अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया। ये आंदोलन जो 1905 में शुरू हुआ था, ये 1908 में खत्म भी हो गया तो क्या, 1909, 10, 11 आंदोलन नहीं चल रहा, बट 11 में ये आंदोलन अपना अचीव कर लिया जो इसको करना था। यानी जो एक 11 में फिर दरबार लगा, ठीक। इस दरबार में वो गाना कौन सा, जन गण मन अधिनायक जय है, वो गाया गया था 1911 के दरबार में। कलकत्ता में पहला बार कांग्रेस के सेशन में गाया गया था प्रैक्टिस के रूप में, और उसके बाद ये गाया गया था 11 में दरबार में। तो ये दरबार में, चूंकि रविन्द्रनाथ टैगोर इसको राजा का सम्मान में लिखे थे, पहले दरबार में जाया गया नहीं, पहले प्रैक्टिस सेशन कलकत्ता, प्रैक्टिस मतलब दिसंबर होगा। हाँ, कलकत्ता में कांग्रेस सेशन में इसको गाया गया था। दरबार 11 में होगा तो हाँ। 12 में हो जाएगा, 28 से 30 दिसंबर हो गया। 11 में एक दरबार नहीं, ये वो हम नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे कि कांग्रेस के एक सेशन में गाया गया था, ठीक। सबसे पहले लिखा गया था, ये जन गण मन को लिखा गया था, दरबार के लिए लिखा गया था, ठीक। कांग्रेस के एक सेशन में इसको पहले गाया गया था, उसके बाद दरबार में फाइनली इसको गाया गया, दरबार के लिए ही था। और ये दरबार में राजा का प्रशंसा में, राजा के प्रति अपना निष्ठा व्यक्त करने के लिए गाया गया था। एक गाना लिखा ही गया था, इसीलिए हम उसको थोड़ा वर्डिंग से बता दें। जन गण मन अधिनायक जय है, जन जनता, गण रिपब्लिक, ठीक, मन हमारे मन के हीरो, अधिनायक जय है, राजा तुम जन गण मन के हीरो हो, तुम्हारी जय है, ठीक। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, तुम भारत के भाग्य विधाता, राजा के बारे में बोल रहे हैं, तू भारत भाग्य विधाता, ठीक। सारा का सारा वो द्रविड़ कल बंगा गाहे तब जय गाथा, सब राजा को सुनाने के लिए ही है, ठीक। इसीलिए कंट्रोवर्शियल सॉन्ग है कि राजा के प्रशंसा में गाया गया गीत हमारा राष्ट्रगान कैसे हो सकता है। लेकिन आप अगर उसको कंट्रोवर्सी करेंगे तो एक सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बंगला सेंटीमेंट्स बड़ा स्ट्रांग है। वो बंगाल के लोग बोलेंगे कि नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर वो राजा को सोच के नहीं लिखे थे, भगवान को सोच के लिखे थे। एक्सेप्टेंस के लिए, आपको कुछ एक्सेप्ट करना होता है तो कुछ भी बहाना कर देते हैं, ठीक। तो अब जैसे बोला जाएगा कि वैदिक काल में गाय कटता था, तो अगर आपको एक्सेप्ट करना हो कि नहीं वो जो लिखा गया था ठीक है, तो बोलेंगे वो गाय का मतलब है अज्ञानता है, अज्ञानता, गाय नहीं कटता था, अज्ञानता को काटा जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर, हाँ, इसी तरह से पटांग बात किया करते हैं। राजा का प्रशंसा में लिखा गया था ये गाना। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं लोग। 11 में दरबार लगा और उस दरबार में घोषणा किया गया कि हाँ, तब तक थोड़ा सा और भी बात कर देते हैं। 1907 तक आप ये ध्यान रखिएगा कि मॉडरेट्स तो अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट या तो जेल, अरविंदो घोष, तिलक, संन्यास, अरविंदो घोष, विपिन चंद्र पाल, या विदेश, लाला लाजपत राय। मॉडरेट्स अट्रैक्ट नहीं कर रहे। तो आखिरकार इतना जो भाषणबाजी हुआ, 5 से लेकर के तो लड़ ही रहे थे ना, धोबी कपड़ा भी नहीं धो रहा था, ठीक, विदेशी कपड़ा को। तो लोगों का जो इमोशंस था, सेंटिमेंट्स था, तो बड़े हाई में थे। सोच के अगर जल्द एक बार लीडर्स हमको गाइड कर दे तो हम करेंगे, लेकिन लीडर है कहाँ? तो लीडर तो कुछ लीडर तो रूम में बैठक कर रहे हैं, मॉडरेट्स, फिरोज शाह मेहता, ठीक, अपना प्राइवेट रूम में, और बाकी लीडर जिनको ढूंढ रहे हैं वो तो कहीं इंडिया में दिख ही नहीं रहे। और अरविंदो घोष जेल से निकल के बोले थे कि मैं जब जेल जा रहा था तो सारा देश जोश में हिलोरे मार रहा था, लेकिन जब मैं जेल से बाहर आया हूं तो एक स्तब्ध मौन है, सब लोग शांत हैं। तो ये जो था, अब ये कुछ लोगों को इंडिया में समझ में नहीं करे तो क्या करे। तो फाइनल एक रास्ता होता है कि आयरलैंड में उस समय लोग हथियार उठा करके और स्वतंत्रता का लड़ाई लड़ रहे थे। रूस में भी ऐसे ही चल रहा था, निहिलिस्ट लोग थे,
तो फिर कुछ लोग इंडिया में सोचे कि यही एक रास्ता है अंग्रेजों को भगाने का। ठीक, तो यहाँ से हथियार उठना ज्यादा शुरू हो गया। हथियार उठना शुरू हो गया, नेचुरली हथियार कहाँ उठेगा, तो हथियार उठेगा बंगाल में। ठीक, बंगाल में सबसे पहले, क्योंकि कैपिटल भी था और यहाँ के लोग जागरूक ज्यादा थे, बंगाल में उठा। सरकार यहाँ पर दिल्ली दरबार में घोषणा की कि राजधानी को कलकत्ता से उठा करके दिल्ली ले जाया जाए। ठीक, एक रीजन समझ लेते हैं। एक रीजन जो बड़ा अजीब सा रीजन है कि आप सोचिए कि अन्ना हजारे, हम अन्ना हजारे का ही नाम ले रहे हैं, दिल्ली में बार बार जाकर हंगामा करने लगते हैं और दिल्ली में उनका बड़ा सपोर्ट बेस है। तो सारा देश के लोग बोलेंगे ना, या सारा दुनिया के लोग, कि इंडिया में कुछ हो रहा है, इंडिया में कुछ गड़बड़ी है। अब सोचिए, वो एक आदमी था, वो नाम रख दिया न्यू दिल्ली मेटालो वायरस, ऐसे ही था ना, क्या था, एनडीएम, ऐसे ही था। ठीक, एनडीएम, न्यू दिल्ली। अब ये न्यू दिल्ली मेटालो वायरस, एक बार एक अमेरिकन को बता दीजिए कि न्यू दिल्ली मेटालो वायरस से पेट खराब हो जाता है, इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, तो इंडिया नहीं छोड़ देगा। हाँ, वो असम भी नहीं जाएगा, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं जाएगा, न्यू दिल्ली मतलब इंडिया में चल रहा गड़बड़ी। ठीक, तो अगर लोग बोलेंगे कलकत्ता में बम फूट रहा है, ठीक, तो दुनिया में लगेगा कि इंडिया में डिस्टर्बेंस है। दिल्ली में हो रहा है, भले सारा देश अन्ना हजारे को नहीं जानता हूं, दिल्ली में हो जाएगा तो सारा वर्ल्ड में हो जाएगा कि इंडिया में कुछ हो रहा है। तो सबसे अच्छा है कि जहां हो रहा है वहां से कैपिटल लेके दूसरे में चल जाओ। ठीक, ये इस तरह से, ये भले वो साइड में कहीं हो रहा है, हमारा देश पे नहीं हो रहा है। दिल्ली में पॉलिटिकल अपीवल्स कम थे इस समय, तो ये एक रीजन था कि यहाँ पर लेके चले गए। जब यहाँ ले जाने का घोषणा की है, तो उसी समय में घोषणा की है कि बंगाल का पार्टीशन को रद्द कर दिया जा रहा है। ठीक, यानी कि वो जो पार्टीशन था, पार्टीशन खत्म। पूजा, कौन नाराज हो गया? यस, क्लियर है, मुस्लिम लोगों को अलग प्रदेश दे रहे हैं, 11 छीन लिया। तो मुस्लिम लोगों को दूसरा रीजन ये ले जाने का, अपीज करने के लिए कि हम ये कर लिए, छीन लिए तो क्या, लेकिन देखो तुम लोग का दिल्ली, मुगल बादशाहों का दिल्ली याद करो, यहीं से तुम लोग सारा देश को रूल करते थे, हम भी वही जा रहे हैं, दिल्ली का महिमा बढ़ा रहे हैं। तो अब थोड़ा मुस्लिम लोगों का लगा, हाँ वो पुराना लगता मुगल काल वापस लौट जाएगा। ठीक, तो ये लोग यहाँ पर लेके चले गए। तो यानी 1911 में ये जो मूवमेंट छिड़ा था, वो अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया। कांग्रेस जो बोल रही थी वही हुआ, बिहार को उड़ीसा को अलग कर दिए। ठीक, वही तो डिमांड था। ठीक, असम को भी अलग कर दिए और इस तरह से बंगाल को छोटा किए, यानी कि कंप्लीटली जो चीज मांगे थे वो सारा का सारा चीज अचीव हो गया। ठीक, तो हम बता रहे थे यहाँ पर कि 7 के बाद मैदान खाली था, इंडिया में आंदोलन नहीं हो रहे थे, टेररिस्ट एक्टिविटी हो रहे थे। एक आदमी टिका हुआ था मैदान में, वो था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, उसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी लोगों का सेवा कार्य करती थी, इसका मेंबरशिप फी बहुत ही कम था, तो ये केवल अकेले लगे हुए थे, बाकी कोई नहीं लगा हुआ था। ठीक, स्टोरी एक्चुअली क्या था कि हम 1995 वाला स्टोरी को यहाँ तक ले जाके छोड़ दिए थे सूर्य विभाजन में, लेकिन हम यहाँ तक कंप्लीट नहीं किए थे, आज इसको कंप्लीट कर दिए। और हम ये भी बता दिए कि अगला चैप्टर में क्या पढ़ाएंगे, टेररिज्म। ठीक, हाँ, अब रास्ता अब पॉलिटिकली कुछ नहीं है, अब हथियार के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से टेररिस्ट एक्टिविटी शुरू हो जाएगा। ठीक, 15 मिनट में कौन आया था? 15 मिनट तिलक